अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। लिसनर्स, आज से मैं अहमद यार खान के तवील नॉवेल रूह के रिश्ते का आगाज़ कर रही हूँ और इस सिलसिले की ये पहली किस्त है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो आइए शुरू करते हैं। थाने में अगर नौजवान लड़के या लड़की के लापता होने की रिपोर्ट आए तो थाने वालों को पहला ख्याल यही आता है कि लापता हो जाने में लड़के या लड़की की मर्जी शामिल है। मेरे पास तकरीबन 18 साल उम्र के एक नौजवान सलीम, जिसका असल नाम मैं भूल गया हूँ, इसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट आई तो मैंने सबसे पहले उसके चाल चलन के मुतालिक पूछा। फिर वो वजूहात मालूम करने की कोशिश की जिनकी बिना पर नौजवान लड़के घरों से भाग जाया करते हैं। मसलन बाप का जालिमाना सलूक, सौतेली माँ, सिनेमा देखने का ऐसा नशा जो हीरो बनने का नशा बन जाया करता है, वगैरह वगैरह। ये उस अच्छे वक्त का वाकया है जब सिनेमा हॉल सिर्फ बड़े शहरों में थे और वो भी बहुत कम। कस्बों के नौजवान अभी फिल्मी गलाजत से महफूज थे। मुआशरे में शर्म व हिजाब मौजूद था। बदकार और बदकिरदार लोग भी मौजूद थे, लेकिन इतने ज़्यादा नहीं जैसे कि आजकल हैं कि काबिल एतबार आदमी चिराग लेके ढूंढना पड़ता है। ये तफ्तीशी कहानी ऐसे ही एक बदकार आदमी की है। वो कस्बा जहाँ में ऐसे चौथा अंग्रेज़ों के दौर के पंजाब की उस सरहद के साथ था जो दिल्ली की सरहद से मिलती थी। मैं कस्बे का नाम और अफराद का असल नाम नहीं लिखूंगा क्योंकि ये लोग पाकिस्तान में हैं। वो कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। आबादी भी आजकल की तरह गुंजान नहीं थी। उस ज़माने में हर कस्बे में चंद एक सरकारी अफसर हुआ करते थे। सिविल अस्पताल का डॉक्टर, तहसीलदार, थानेदार, डंगर डॉक्टर, स्टेशन मास्टर और एक ज़राअत इंस्पेक्टर हुआ करता था। मेरे कस्बे का ज़राअत इंस्पेक्टर आज के पाक पंजाब के एक कस्बे का, जो कि आजकल एक शहर बन गया है, रहने वाला मुसलमान अहमद अली था। उसके साथ कभी कभी मुलाकात होती थी, लेकिन मैं उसके घरेलू हालात से नावाकिफ था। वो चूँकि सरकारी अफसर था, इसलिए मैं उसे इज्जत की निगाह से देखा करता था। और ये आदमी मुझे इसलिए भी पसंद था कि खुशगवार मिजाज रखता था, हंसता हंसाता था। कस्बे के ज़राअत इंस्पेक्टर का काम ये होता था कि इर्द गिर्द के देहात का दौरा करता रहे और किसानों जमींदारों को मशवरे दिया करे और इन्हें काश्तकारी के सिलसिले में कोई मुश्किल पेश आए तो उसे आसान करे। उस ज़माने में ट्रैक्टर नहीं थे, मसनूई खाद नहीं थी और फसलों पर छिड़कने वाली दवाइयाँ नहीं थीं और ज़राअत के महकमे में अफसरों की भरमार नहीं थी। इसलिए काश्तकारों को कोई मुश्किल पेश नहीं आती थी और अनाज इतना पैदा होता था कि संभाला नहीं जाता था। ज़राअत ने ये तरक्की की थी कि 2-3 नई किस्म के हल हुकूमत ने तैयार किए और ज़राअत इंस्पेक्टरों को दिए थे कि देहात में इनकी तशहीर करें और ज़मींदारों को उनका इस्तेमाल सिखाएं। इंस्पेक्टरों को अच्छी किस्म के बीज भी दिए गए थे। जमींदार ज़राअत इंस्पेक्टरों के ममनू रहते और दौरे के दौरान उनकी खातिर तवाज़ो और मुट्ठी चापी करते थे। ये इंस्पेक्टर जिस पर चाहे करम नवाजी करते थे। अहमद अली ऐसा ही एक ज़राअत इंस्पेक्टर था। एक रोज़ थाने आया। मैं उसे देखकर खुश हुआ कि गपशप होगी। मैं बोरियत महसूस कर रहा था, मगर अहमद अली परेशानी के आलम में था। कहने लगा, मलिक साहब, मेरा जवान बेटा लापता हो गया है। कब? 3 दिन गुजर गए हैं, उसने जवाब दिया। मुझे शक था कि दादा दादी के पास चला गया होगा। उसने जेब से एक कागज़ निकाल कर मेरे आगे रखते हुए कहा, मैंने इन्हें तार दिया था कि सलीम उनके पास आया है। उन्होंने ये तार दिया है कि लड़का उनके पास नहीं गया। इससे पहले कभी बताए बगैर घर से गायब हुआ है? नहीं, उसने बताया, मगर इसमें कोई ऐसी वैसी आदत होती तो मैं समझ लेता कि बुरी आदतों की वजह से भाग गया है, खज्जल ख्वार होकर आ जाएगा। तो क्या आप ये समझते हैं कि उसे किसी ने अगवा कर लिया है? मैंने पूछा। आपको किसी पर शक है? वो बेचैन सा हो गया। कहने लगा, शक यही है, लेकिन मैं किसी पर शक नहीं कर सकता। मेरी किसी के साथ इतनी दुश्मनी नहीं कि वो मेरे जवान बेटे को अगवा कर ले। मेरी दुश्मनी हो भी क्या सकती है? मैं यहाँ का रहने वाला नहीं। आप जानते हैं कि 1.5-2 साल से मैं यहाँ हूँ। मालूम नहीं कब यहाँ से तबादला हो जाएगा। उसने मेरे पूछने पर बताया कि लड़का जुर्रतमंद है, ज़हीन है, शरीफ है। सच बात किसी अंग्रेज़ अफसर के मुंह पर कहने से भी नहीं डरता। वो 30 मील दूर एक बड़े शहर में कॉलेज में पढ़ता है।
सेकंड ईयर में है और गर्मियों की छुट्टियां गुजारने घर आया हुआ है। शहर में हॉस्टल में रहता है। घर से पैसे या जेवरात गायब हैं? नहीं, अहमद अली ने जवाब दिया। मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें ऐसा कोई ऐप नहीं था कि घर से पैसे या जेवर चुरा कर ले जाता। वो शाम के वक्त ऊपर छत पर सोया। मैं, उसकी माँ और उसका छोटा भाई और छोटी बहन भी छत पर सोते थे। उसकी चारपाई अब सबसे दूर थी? नहीं, उसने जवाब दिया, साथ ही थी। सुबह अज़ान के वक्त मेरी आंख खुली, देखा तो वो चारपाई पर नहीं था। मैंने कुछ ख्याल न किया, मगर सुबह तक वो ना आया। फिर सूरज निकल आया, तब मुझे परेशानी हुई। उसके दो दोस्त हैं, उनसे जाकर पूछा। उन्हें उसके मुतालिक कुछ पता नहीं था। क्या वो सुबह इतने सवेरे उठने और सैर या वर्जिश के लिए बाहर जाने का आदी था? नहीं, अहमद अली ने बताया। छुट्टियों में वो ज़रा देर से ही उठा करता था। इस शाम उसकी अपनी माँ के साथ या आपके साथ लड़ाई या तुश कलामी तो नहीं हुई थी? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। माँ के साथ तो उसकी कभी भी तुश कलामी नहीं हुई। लड़का खूबसूरत था। कोई बाप नहीं कहता कि उसके लापता लड़के या लड़की में कोई ऐब था, या ये कि उसका अपना रवैया अपनी औलाद के साथ इतना बुरा और इतना सख्त था कि उसका अपना बच्चा तंग आकर घर से भाग जाए। मैंने अहमद अली से कहा कि वो जो कुछ बता रहा है उससे तो ये जाहिर होता है कि लड़का खुद नहीं गया। दूसरी सूरत यही है कि उसे किसी ने गायब किया है, और हो सकता है कि उसे कत्ल कर दिया गया हो। कोई किसी को बिलावजह अगवा और कत्ल नहीं करता। ये इंतकामी कार्रवाई होती है, और इंतकामी कार्रवाई बिलावजह नहीं होती। मैंने अहमद अली से कहा कि ये इंतकामी वारदात मालूम होती है जो उसकी या उसके बेटे की किसी हरकत के जवाब में की गई है, मगर उसने जोर देकर कहा कि उसकी किसी के साथ ऐसी दुश्मनी नहीं। उस जमाने में खरकार नहीं होते थे। खरकार तो पाकिस्तान की पैदावार है। मैंने अहमद अली से लड़के का हुलिया पूछा। उससे पता चला कि लड़का खूबसूरत था। उसकी खूबसूरती अगवा का बायस हो सकती थी। बास खूबसूरत गोरे चिट्टे लड़कों में निस्वानियत होती है। हमारे यहाँ पड़ोस में महाराजाओं की रियासतें थीं, जिनके महलात की अंदर की जिंदगी और माहौल अलिफ लैला की ख्याली दास्तानों जैसा होता था। महाराजे महलात में नहायत खूबसूरत लड़के रखा करते थे। ये ज़ियाफ़तों में दिलकश लिबास पहने मेहमानों को शराब वगैरह पेश किया करते थे, और इनमें से बाज़ लड़कों को ख़ास किस्म के रक़्स करवाए और सिखाए जाते थे, जिनमें एक बेली डांस था जो अरब ममालिक में ज़्यादा मकबूल है, बल्कि इसे अरब के बादशाहों और तेल की दौलत से अंधे शेखों की तख्लीक और तफरीक कहा जाता है। महाराजे गैर मुल्की मेहमानों, खुसूसन अपने अंग्रेज आकाओं को लड़कों का रक्स इस हालत में दिखाया करते थे कि लड़कों की कमर के गिर्द बराए नाम कपड़ा लिपटा होता था, और बाज़ औक़ात तो ये लड़के बिल्कुल ही बेलिबास होकर नाचते थे। रोशनी मुख्तलिफ रंगों की होती थी, और ये रक्स अंग्रेज औरतें ज़्यादा पसंद किया करती थीं। महाराजों और नवाबों के लिए ऐसे लड़के पेश करना एक कारोबार था। कभी कभार कोई लड़का अगवा हो जाता था। अगर उसे किसी महल में पहुंचा दिया जाता तो वहां से निकालना तकरीबन नामुमकिन हो जाता था। बाज़ वालिदैन अपने लड़कों को मुंह मांगी कीमत और माहवार तनख्वाह पर किसी महाराजा के यहाँ मुलाजिम करा दिया करते थे। मुझे ये भी शक हुआ कि लड़का इसी मकसद के लिए अगवा हो गया होगा, लेकिन ये शक ज़्यादा देर कायम न रहा। एक तो लड़के की उम्र 18 साल बताई गई थी, दूसरा ये कि बाप के कहने के मुताबिक लड़का जुर्रतमंद था। अहमद अली ने कहा, इसमें अखलाकी जुर्रत है, ऐसा नौजवान रक्कास नहीं बन सकता। तीसरे ये कि लड़का रात अपने कुनबे के साथ छत पर सोया था, वहां से उसे उठा ले जाना नामुमकिन नजर नहीं आता था। उसे लापता हुए 3 दिन गुजर गए थे, इसलिए मौका वारदात से मुझे कोई खुरा खोज नहीं मिल सकता था। सावन के दिन थे, मैं भी खूब बरसा था। मुझे अब अपने तजुर्बे और दिमाग से काम लेना था। अहमद अली के साथ 2 घंटे बातें हुई। मैंने उससे ऐसी बातें पूछी जिनकी उसे तवक्को नहीं थी। वो खुद अक्लमंद आदमी था और अच्छा खासा खूबरू था। उसकी बातों में असर और शक्ल और कदबुत में कशिश थी। इतनी लंबी गुफ्तगू और मेरी जिरा से मैंने ये राय कायम की कि मामला गड़बड़ है और ये इंतकामी वारदात है। अहमद अली ने बेशक उसके खिलाफ बात की थी, मगर मैं पुलिस की नज़र से इस वारदात को देख रहा था। ये मुझे अगवा और कत्ल की वारदात मालूम हो रही थी। लड़के के मरासिम किसी लड़की के साथ होंगे। रात कहीं मुलाकात मुकर्रर हुई होगी। वो अपने कुनबे को सोता छोड़कर गया और लड़की के लवाहिकीन ने उसे पकड़ लिया। अगर ऐसा हुआ है तो लड़की मुसलमानों या सिखों की होगी। हिंदुओं में तो इतनी जुर्रत नहीं थी।
میں نے رپورٹ درج کرके कागजी कार्रवाई मुकम्मल कर ली और तफ्तीश शुरू कर दी। नफ्सियात के डॉक्टर कहते हैं और जानते हैं कि बाज़ नौजवान बड़े नेक और भोले भाले लगते हैं, लेकिन वो मुजरिमाना रुझानात को छुपाए रखते हैं। जहां इन्हें मौका मिलता है वो जुर्म कर गुजरते हैं और इन्हें जानने वाले मानना नहीं चाहते कि ये जुर्म इस भोले भाले लड़के ने किया है। अहमद अली का बेटा सलीम उसकी राय के मुताबिक शरीफ था, लेकिन भोला भाला और सीधा साधा नहीं था। मुझे सबसे पहले ये मालूम करना था कि दरपर्दा उसका चाल चलन क्या था। वो खूबसूरत था और उसमें जुर्रत भी थी। मेरे तजुर्बे के मुताबिक वो इतना शरीफ नहीं हो सकता था। मेरे अपने ज़राए थे जिनसे मुझे सही रिपोर्टें मिल जाया करती थीं। इनके अलावा मैंने सलीम के उन 2 दोस्तों को बुलाया जिनका जिक्र उसके बाप ने किया था। दोनों से अलग अलग पूछगछ की। उन्होंने मुझे जो कुछ बताया उससे मैं मायूस हुआ। सिर्फ ये बात मेरे किसी काम आ सकती थी कि जिस शहर में वो कॉलेज में पढ़ता था वहाँ एक लड़की के साथ उसकी मोहब्बत हो गई थी। उसके दोस्तों ने बताया कि महीने में वो 1-2 दिन के लिए घर आया करता था और इनके साथ इस लड़की के मुतालिक बातें किया करता था। मेरे कुरेदने पर उन्होंने बताया कि सलीम इस लड़की के मामले में बहुत जज्बाती और संजीदा था और उसकी बातों से मालूम होता था कि उनकी मोहब्बत पाक है। लड़की एक गर्ल्स कॉलेज में पढ़ती थी। मैंने उनसे पूछा कि जिस रात वो लापता हुआ था, उस शाम या उससे पहले उन्हें मिला था। उन्होंने बताया कि उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो जब से गर्मियों की छुट्टियां गुजारने आया था, हर रोज मिला करते थे और बहुत देर तक इकट्ठे रहते थे। तुमने उसमें कोई तब्दीली देखी थी? मैंने पूछा। वो परेशान होगा या उदास होगा? दोनों ने बताया कि उन्हें उसमें कोई तब्दीली नजर नहीं आई थी। हर रोज की तरह ना वो परेशान था ना उदास। मैं उनके इस जवाब से मुतमईन न हुआ। तफ्तीशी अफसर को इतनी जल्दी मुतमईन होना भी नहीं चाहिए। सिर्फ वो लोग जिनका वास्ता कभी तफ्तीशी अफसर से पड़ा है जानते हैं कि पुलिस किस तरह बाल की खाल उतारा करती है। मैं तो इस मामले में जुनूनी था। मैं इन दोनों लड़कों के पीछे पड़ा रहा। मेरा अंदाज दोस्ताना था। इनसे एक और बात मालूम कर ली मैंने। वो ये थी कि लड़की के सिलसिले में उसे कुछ परेशानी हो गई थी, लेकिन उसने बताया नहीं था कि क्या परेशानी है। वो कुछ चुप चुप सा रहने लगा था। उसके साथ उसके बाप के सलूक के मुतालिक इन लड़कों ने बताया कि बुरा नहीं था, लेकिन चंद महीनों से वो बाप के खिलाफ ऐसी बातें करने लगा था जैसे वो बाप से खुश नहीं था। मैंने तह तक जाने या बाप बेटे के ताल्लुकात के मुतालिक मज़ीद मालूमात लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन लड़के और कुछ ना बता सके। क्या वो बाप के खिलाफ बातें करता था? नहीं, एक लड़के ने बताया। वो इतना ओछा नहीं था। उसने कभी कोई बेहुदा बात नहीं की थी। उसके इशारों से पता चलता था कि बाप के साथ उसका कोई इख्तिलाफ पैदा हो गया है। उन्होंने मेरे पूछने पर बताया कि कस्बे में या महल्ले में उसके ताल्लुकात किसी लड़की के साथ नहीं थे। मैंने ये भी पूछा कि यहाँ उसकी किसी के साथ दुश्मनी थी। उन्होंने कहा कि वो दुश्मनी पैदा करने वाला लड़का नहीं था। कॉलेज बंद थे, इसलिए ये मालूम नहीं किया जा सकता था कि वो लड़की कौन है। ये हो सकता था कि वो शहर गया और वहां से लड़की को साथ लेकर कहीं और चला गया हो। ये भी मुमकिन था कि वो इसी इरादे से गया और लड़की के भाइयों वगैरह ने पकड़कर उसे गायब कर दिया हो। मुझे ये शक भी हुआ कि बाप के साथ इख्तिलाफात का बायस ये लड़की होगी। सलीम ने बाप से कहा होगा कि इस लड़की के साथ शादी करना चाहता है और बाप ने उसकी ख्वाहिश रद्द कर दी होगी। लड़का लड़की के मामले में जज्बाती था और जज्बात से मगलूब होकर गलत कदम उठा बैठा। मैंने एक कार्रवाई ये की कि ज़िले के तमाम थानों को सलीम का हुलिया, उम्र वगैरह लिखकर इश्तहार शोरो गौगा भिजवा दिया और अहमद अली को बुलाया। उससे पूछा कि उसके अपने बेटे के साथ क्या इख्तिलाफात थे। उसने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी। आपने उसे कॉलेज से हटाने की बात की होगी। नहीं, अहमद अली ने कहा, मैं तो उसे एमए कराना चाहता था। वो शहर की एक लड़की के साथ शादी करना चाहता था। मैंने कहा, आपने उसे इजाज़त क्यों नहीं दी? अहमद अली के चेहरे का रंग बदल गया। वो बहुत हैरान हुआ। कुछ देर तक मेरे मुंह की तरफ देखता रहा। आपको किसने बताया है? उसने कहा, मेरे साथ उसने कभी किसी लड़की की बात नहीं की थी। अगर उसने अपनी माँ से की होती तो वो मुझे ज़रूर बताती। कौन है वो लड़की? मुझे पता चला है कि वो शहर के किसी कॉलेज में पढ़ती है। मैंने कहा, और गालिबन वहीं की रहने वाली है। अहमद अली ने कस्में खाई कि उसे इस लड़की के मुतालिक कुछ इल्म नहीं। उसकी हैरत और उसका अंदाज बता रहा था कि वो ठीक कह रहा है। वो हैरत के आलम में मुझसे रुखसत हुआ। मैं उसकी बीवी से मिलना चाहता था। उसे थाने बुलाना मुनासिब ना समझा। अहमद अली को ना बताया कि मैं शाम के बाद उसके घर आऊँगा।
शाम का खाना खाकर मैं उसके घर चला गया। वो जब मुझे अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट देने आया था, उस वक्त इतना परेशान नहीं था जितना मैंने उसे शाम के वक्त देखा। उसने परेशानी का इजहार इन अल्फाज में किया कि आपने लड़की का जिक्र करके मुझे परेशान कर दिया है। अगर मैं शहर चला जाऊं तो इतने बड़े शहर में उसे ये लड़की को कहाँ ढूंढूंगा। मैंने उसे तसल्ली देकर कहा कि वो अपनी बीवी को मेरे पास भेज दे, हो सकता है कि उसे कुछ पता हो। उसने बताया कि वो बीवी से पूछ चुका है, उसे कुछ पता नहीं। मैंने उसे कहा कि मैं उसकी बीवी से तन्हाई में मिलना चाहता हूँ। उसकी बीवी आ गई और वो चला गया। मैंने हस्बे आदत उसके चेहरे को और फिर उसके सरापे को गौर से देखा। पहली चीज ये देखी कि वो उम्र की निस्बत जवान लगती थी, कशिश वाली औरत थी। कमरे का बल्ब जरा मध्यम रोशनी का था, इस रोशनी में चेहरे से सही उम्र का अंदाजा नहीं हो सकता। दूसरी चीज ये कि उसने बड़े शौक रंग के कपड़े पहन रखे थे, कानों में लंबे लंबे कांटे और गले में सोने का हार था। सोने की 4 चूड़ियां और उंगलियों में 2 अंगूठियां थीं। मुंह पर पाउडर और होंठों पर हल्की हल्की लिपस्टिक थी। रात के वक्त इस लिबास, इतने जेवर और मेकअप का मतलब ये था कि वो कहीं बाहर जा रही थी। यह एहतमाम इसलिए नहीं था कि थानेदार आ रहा है, मैं तो बगैर इतला गया था और वो अहमद अली के अंदर जाते ही आ गई थी। वो इतनी जल्दी ये तैयारी नहीं कर सकती थी। आप शायद बाहर जा रही थी, मैंने बेतकल्लुफी पैदा करने की खातिर मुस्कुराकर कहा। मेरा ख्याल है कि आप जहाँ जा रही हैं जाएं, मैं आपका बहुत सा वक्त लूँगा, कल सही। ना जी, मैं तो कहीं भी नहीं जा रही, उसने कहा। आप जितनी देर चाहें बैठें। अचानक ख्याल आया कि ये उस जवान बेटे की माँ है जो लापता हो गया है और हो सकता है कि वो कत्ल हो चुका हो। मगर इस माँ की आंखों में आंसू नहीं थे, चेहरे पर गुमशुदा बेटे की माँ वाली उदासी नहीं थी। ये लिबास और ये मेकअप भी गमज़दा माँ वाला नहीं था। मैंने उसके बेटे की चाल चलन के मुतालिक पूछा तो उसने बेटे की वैसी ही तारीफें की जैसी अहमद अली ने की थी। मालूम नहीं क्यों मुझे गुस्सा आ गया। क्या आप दिल से चाहती हैं कि आपको बेटा वापस मिल जाए? मैंने गुस्से को दबाते हुए कहा। क्यों नहीं जी, उसने गर्दन को खम देकर कहा। वो मेरा बेटा है, मैं तो कहती हूँ कि वो अभी आ जाए। अगर मुझसे उसकी आदतें और दूसरी बातें छुपाने की कोशिश करेंगी तो आपको अभी क्या, कभी भी बेटा नहीं मिल सकेगा। मैंने कहा, मैं जो पूछूं वो बिल्कुल सही बताएं। शहर में उसके किसी लड़की के साथ ताल्लुकात हैं? क्या उसने आपसे कभी कहा था कि वो इस लड़की के साथ शादी करना चाहता है? वो भी अहमद अली की तरह हैरान रह गई। उसका ये रद्द अमल बनावटी नहीं लगता था। उसने कहा कि सलीम ने उसके साथ कभी भी किसी लड़की का जिक्र नहीं किया था। उसने अपनी शादी की भी कभी बात नहीं की थी। आप औरत हैं, मैंने कहा। औरतों को महल्ले के ऐसे राज मालूम होते हैं जो मर्दों को मालूम नहीं होते। यहाँ कोई लड़की या कोई औरत है जिसके साथ सलीम के ताल्लुकात थे? वो कौन है? इस महल्ले में कोई नहीं, उसने जवाब दिया। हिंदुओं सिखों के महल्ले में हो तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं यकीन से कह सकती हूँ कि सलीम में ऐसी कोई आदत नहीं। आप सारे शहर से पूछ लें, आपको सलीम के खिलाफ अगर कोई बात नहीं मिलेगी। अगर इन्हें पता चल गया कि ये मैंने आपको बताई है तो इसकी मुझे तलाक से कम सज़ा नहीं मिलेगी। अगर मैं ज़बान बंद रखती हूँ तो मुझे छोटे बच्चों के मुतालिक डर है। मैंने उसे और ज़्यादा प्यार से यकीन दिलाया कि मैं अहमद अली से कुछ भी नहीं कहूँगा। मेरे प्यार का उस पर यह असर हुआ कि वो मेरे नज़दीक आ गई और मेरा एक हाथ अपने दोनों हाथों में लेकर बोली। वो दूसरे महल्ले में एक औरत है, उसने कहा। जमींदार खानदान की है। 1.5-2 महीने गुजरे। एक रोज वो मेरे पास आई थी, कहने लगी, अपने खामिद को जंजीर डालो वरना मेरा मर्द तुम्हारी लड़की को गायब कर देगा। मेरी लड़की की उम्र अभी 6-7 साल है। मैंने इस औरत से बहुत पूछा कि बात क्या है। उसने कहा कि अपने खामिद से पूछ लेना और उसे बता देना जो मैं तुम्हें कह चली हूँ। उसने उस औरत का जो खानदान बताया था उसे मैं अच्छी तरह जानता था। उनका बाप या दादा फौज में सूबेदार था। पेंशन पर आया तो फौज की तरफ से उसे 25 एकड़ का एक मुरब्बा मिला था। कुछ जमीन पहले से थी। वो खुशहाल जमींदार खानदान था। चूंकि ये मेरे कस्बे का खानदान था इसलिए मैं उसके 2 बड़े आदमियों को जानता था, लेकिन वो दोनों लड़ने झगड़ने वाले नहीं थे। अहमद अली की बीवी ने एक मुसल्लन की ज़बानी असल बात बता दी। उसने कहा कि उसके 2-3-4 रोज बाद एक मुसल्लन आई और उसने हाथ जोड़कर कहा, बीबी नाराज ना होना, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती, चौधरानी का पैगाम लाई हूँ। उसने कहा है कि तुमने अपने खामिद से वो बात कह दी थी या नहीं जो मैं तुम्हें कहकर आई थी। मुसल्लन ने इस औरत की पहली वाली धमकी सुनी।
میں نے اسے پوچھا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ مسلم نے رازداری سے بتایا کہ یہ جو عورت مجھے دھمکیاں دے رہی ہے اس کے خامند کے بڑے بھائی کی بیوی میرے خامند سے چوری چھپے ملتی ہے۔ ان کی ملاقات آج کل گرمیوں میں زراعت کے گودام میں ہوتی ہے۔ عورت کو وہاں دیکھا گیا ہے۔ اس کا خامند کچھ بوڑھا ہے اور عورت کی عمر اس سے 14-15 سال کم ہے۔ آپ نے اپنے خامند کے ساتھ بات کی تھی؟ کی تھی، اس نے جواب دیا۔ انہوں نے یعنی کہ احمد علی نے کہا کہ وہ خاندان مجھے رسوا کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں نے گندم کا بیج مفت دلا دوں۔ اس کے علاوہ بھی یہ لوگ مجھ سے زراعت کا ایسا سامان مفت مانگتے ہیں جو میں انہیں نہیں دے سکتا۔ یہ لوگ اتنے بے غیرت ہیں کہ انہوں نے مجھ پر یہ ذلیل الزام تھوپ دیا ہے۔ کیا آپ نے خامند کی اس بات کو سچ مان لیا تھا؟ اس کی آہ نکل گئی اور اداس سے لہجے میں بولی، سچ ماننا ہی پڑتا ہے۔ میں اس کی اداسی اور آہ کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ یہ تاثر بلا وجہ نہیں تھا۔ اس نے بڑا ہی کارآمد سراغ دیا تھا۔ میں اسی لائن پر سوچ رہا تھا کہ لڑکے کو انتقامی طور پر اغوا کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھنا تھا کہ اسے قتل کر دیا گیا ہے یا احمد علی سے یہ زمیندار کوئی شرط منوا کر لڑکے کو رہا کر دیں گے۔ میں نے احمد علی کی بیوی سے کہا کہ اس نے مجھے اتنی نازک بات بتا دی ہے تو اب مجھ سے کچھ بھی نہ چھپائے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ یہ کہتے ہوئے کہ خامند کی بات کو سچ ماننا ہی پڑتا ہے اداس کیوں ہو گئی ہے اور اس کی آہ کیوں نکل گئی ہے؟ اپنے بیٹے کے لیے پریشان ہوں، اس نے کہا۔ احمد علی کا سلوک آپ کے ساتھ کیسا ہے؟ بہت اچھا ہے، اس نے جواب دیا۔ آپ مجھے دیکھ نہیں رہے ہیں؟ وہ مجھے ہمیشہ اچھے کپڑوں اور زیور میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ باتیں کرتے شاید 1.5 گھنٹہ گزر گیا تھا۔ میری آنکھیں 25 نمبر کے بلب کی روشنی میں اچھی طرح دیکھنے کی عادی ہو گئی تھیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ 18 سال عمر کے نوجوان کی ماں تھی لیکن عمر سے بہت کم لگتی تھی۔ میرا خیال تھا کہ میک اپ اور مدھم روشنی کی وجہ سے وہ مجھے اتنی جوان لگتی ہے، مگر جب وہ میرے قریب سے رک آئی تھی تو میں نے اسے غور سے دیکھا، وہ واقعی جوان تھی۔ میں نے اچانک اس سے پوچھا، آپ کی عمر کیا ہوگی؟ خاصی کم معلوم ہوتی ہے۔ 30 نہ ہوتی تو 32 سال ہوگی، اس نے گردن کو ذرا خم دے کر جواب دیا۔ میں سمجھا کہ عورتیں اپنی عمریں کم ہی بتایا کرتی ہیں۔ میں نے کہا، میں صحیح عمر پوچھ رہا ہوں، اور ہنستے ہوئے کہا، میں آپ کو بوڑھی عورت نہیں سمجھ رہا۔ میں نے 2 سال پہلے ہی فالتو بتائی ہے، اس نے ہنسی کا جواب بڑی پیاری سی ہنسی سے دیا۔ اگر آپ کہیں تو میں پاؤڈر دھو ڈالتی ہوں، پھر دیکھ کر بتائیے گا کہ میری عمر کیا ہے۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ وہ جلدی بے تکلف ہو جانے والی عورت تھی۔ اب میں نے یہ رائے قائم کی کہ یہ عورت باوقار نہیں، سطحی اور شوباز قسم کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ماں باپ نے آپ کی شادی بچپن میں ہی کر دی تھی، میں نے کہا۔ اگر آپ کے لاپتہ بیٹے سلیم کی عمر واقعی 18-19 سال ہے اور آپ کی عمر 30 سال ہے تو وہ اس وقت پیدا ہوا تھا جب آپ کی عمر 12 سال تھی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ آپ کی شادی 11 سال کی عمر میں ہو گئی تھی۔ میں نے نمایاں طور پر دیکھا کہ گھبراہٹ سے اس کا چہرہ جیسے چھوٹا ہو گیا ہو۔ وہ گھبراہٹ کو چھپا نہ سکی، کہنے لگی کہ دراصل میری عمر 35 سال ہے۔ میں مسکرایا تو وہ اور زیادہ گھبرا کر بولی، 2-4 سال اور زیادہ ہوگی۔ میں اس کے چہرے، آنکھوں اور دانتوں کی چمک کو بڑے غور سے دیکھ چکا تھا۔ میں اس کے اور قریب ہو گیا اور دھیمی سی آواز میں پوچھا، مجھ سے کیا چھپانا چاہتی ہو؟ میں تمہیں صاف بتا دیتا ہوں کہ تم مجھ سے اپنی عمر نہیں کچھ اور چھپا رہی ہو۔ میں نے اسے آپ کہنا چھوڑ دیا۔ اس کی عمر کے ساتھ میری تفتیش کا اور اس کے بیٹے کی گمشدگی کا کوئی تعلق نہیں تھا، مگر اس نے جس بھونڈے طریقے سے اپنی عمر کم یا صحیح بتائی اور اس کے بعد بغیر حساب کیے اضافہ کرنے لگی، اس سے مجھے کچھ شک ہو گیا۔ اس کی گھبراہٹ اب اس کے ہاتھوں سے بھی ظاہر ہو رہی تھی اور وہ بار بار ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگی۔ یہ گھبراہٹ کی انتہا ہوتی ہے جس سے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں۔ مجھے خیال آیا کہ سلیم اس کا بیٹا نہیں، 30 سال کی عمر کی عورت کا بیٹا 18 سال کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے علاوہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اسے سلیم کی گمشدگی کا کوئی غم نہیں۔ جس ماں کا جوان بیٹا لاپتہ ہو جائے اور جسے یہ دھمکی بھی ملی ہو کہ اپنے خامند کو زنجیر ڈالو ورنہ تمہاری بچی کو غائب کر دیں گے، تو اسے اس خوف سے پاگل ہو جانا چاہیے تھا کہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیا گیا ہے۔ میں نے اس میں ایسی کوئی تڑپ اور بے چینی نہ دیکھی۔ میں تمہارے خامند کو اندر بلا لوں گا اور یہ تمہارے لیے بہت برا ہوگا، میں نے کہا۔ میں تم دونوں کو تھانے لے جاؤں گا اور ساری رات پوچھ گچھ میں گزار دوں گا۔ سچ بتاؤ، مجھ سے کیا چھپا رہی ہو؟ میں تم سے یہ وعدہ کر چکا ہوں کہ تمہارے خامند کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ مجھے سچ بتاؤ کہ سلیم تمہارا بیٹا ہے یا نہیں؟ نہیں، اس نے دبی زبان میں کہا، سلیم میرے خامند کی پہلی بیوی کا بیٹا ہے۔
उसके इस इंकिशाफ ने मुझे रोशनी दिखाई। ये सलीम की सौतेली माँ थी। सलीम उसके बुरे सलूक से घर से भागा होगा। यही वजह थी कि मैंने उसकी आंखों में आंसुओं की नमी तक न देखी। मुझसे ये बात छुपाई क्यों? मैंने पूछा। मैंने जब कहा था कि सलीम उस वक्त पैदा हुआ होगा जब तुम्हारी उम्र 12 साल थी, तो उस वक्त क्यों न बता दिया कि सलीम तुम्हारा बेटा नहीं? वो आखिर घरेलू औरत थी, जुराइम पेशा नहीं थी कि एक थानेदार का मुकाबला कर सकती। मैंने उसे बिल्कुल ही बेहाल कर देने के लिए कहा, तुम मुझसे कुछ भी छुपा नहीं सकोगी। सलीम के साथ तुम्हारा सलूक सौतेली माँ जैसा था। उसे तुमने अगवा कराया है। मुझे महल्ले वाले बता देंगे कि उसके साथ तुम्हारा सलूक कैसा था। ये चोट भला वो कैसे सह सकती थी? उसने फिर हाथ जोड़ दिए, फिर एक हाथ से मेरी ठोड़ी और दूसरे हाथ से मेरा हाथ पकड़ लिया और भिखारियों की तरह बोली, मैं आपको ये बात भी बता देती हूँ, आप मुझे मेरे खामिद से बचाए रखें। मैंने फिर वादा किया कि मैं उसके खामिद को पता नहीं चलने दूंगा। आप महल्ले वालों से पूछ लें कि सलीम के साथ मेरा सलूक कैसा था। उसने कहा, आपको एक भी गवाही मेरे खिलाफ नहीं मिलेगी। किसी को यहाँ ये भी मालूम नहीं कि सलीम मेरा बेटा नहीं। आपने तो मेरी उम्र पूछ ली है, यहाँ किसी ने मेरी उम्र भी नहीं पूछी। वो देख रहे हैं कि सलीम के साथ मेरा सलूक सगी माँ जैसा है। आप इसे शायद ये झूठ समझें कि कोई सौतेली माँ सौतेले बेटे के साथ इतना अच्छा सलूक करती है, लेकिन मेरे अच्छे सलूक और प्यार की एक वजह है। इसके एवज मुझे अपने खामिद का प्यार मिलता है और वो मेरी हर फरमाइश पूरी करता है। ये जेवर और ये कपड़े उन्होंने खुद मुझे लेके दिए हैं और कहा करते हैं कि हर वक्त बनी ठनी रहा करो। मुझे उनकी मार पिटाई का डर नहीं, मुझे इनकी सिर्फ नाराजगी का डर है। उन्होंने मुझे जहन्नुम से निकाल कर जन्नत दी है। अहमद अली की पहली बीवी मर गई है या उसे उसने तलाक दे दी थी? तलाक दी थी, उसने जवाब दिया। शादी के तीसरे साल तलाक हो गई थी। क्या वजह हुई थी? ये कहते हैं कि वो बदचलन थी, उसने जवाब दिया। लेकिन बात कुछ और थी। उसने बात ये सुनाई कि ये औरत सलीम की सौतेली माँ अहमद अली के कस्बे से 4-5 मील दूर एक गांव की रहने वाली थी। उसके माँ बाप बचपन में मर गए थे और उसे मामू ने पाला था। उसके साथ मोमानी का सलूक बहुत बुरा था। वो इससे घर के सारे काम कराती और जरा जरा सी बात पर उसे मारती पीटती थी। लड़की खूबसूरत थी, मार पिटाई और प्यार की महरूमी में जवान हुई। अब मोमानी उससे पीछा छुड़ाना चाहती थी। लड़की का मामू ज़राअत के महकमे में था और अहमद अली भी इसी महकमे में था। मामू ने लड़की का रिश्ता अहमद अली को दे दिया। लड़की को बताया ही ना गया कि जिसके साथ उसे ब्याया जा रहा है वो उम्र में उससे बहुत बड़ा है और वो एक बीवी को तलाक दे चुका है। लड़की ने खुदा का शुक्र अदा किया कि जहन्नम से छूट गई। उसकी उम्र 17-18 साल हो गई थी। उसने खामिद को देखा तो उसकी उम्र 30 साल से ऊपर थी, लेकिन अहमद अली खूबरू और खुशतबा आदमी था, इसलिए लड़की को बहुत अच्छा लगा। अहमद अली ने उसे 1 साल की उम्र का एक बच्चा दिया और उसे बताया कि ये इसकी पहली बीवी से बच्चा है और उसने इस बीवी को बदचलनी की वजह से तलाक दे दी है। अहमद अली ने उसे कहा कि वो बच्चे को अपना बच्चा समझे और जब ये बड़ा हो जाए तो उसे पता न चलने दे कि उसकी माँ कोई और है। अहमद अली ने उसे कहा कि उसके एवज उसे बहुत प्यार मिलेगा और वो शहजादियों की तरह रहेगी। ये लड़की चूंकि खूबसूरत थी, इसलिए अहमद अली ने इसे दिली प्यार दिया। लड़की तो ये समझती थी कि जिंदगी मार पिटाई और धुतकार का नाम है, लेकिन अहमद अली ने फिल वाक़े इसे शहजादी बना दिया। वो अहमद अली की दिलो जान से गुलाम हो गई और उसने सलीम को अपने बच्चे की तरह गोद में ले लिया। वो ससुराल में जब महल्ले की औरतों से मिलने जुलने लगी तो औरतों ने उसे बताया कि बदचलन वो लड़की नहीं थी बल्कि अहमद अली खुद था। वो बड़े अच्छे खानदान की लड़की थी। शादी के 6-7 माह बाद ही लड़की ने महसूस कर लिया कि अहमद अली की तवज्जो कहीं बाहर है। किसी तरह उसे पता चल गया कि अहमद अली का मेल जोल बदकार औरतों के साथ है। इससे इनमें नाचाकी शुरू हो गई। लड़की का बाप और भाई अहमद अली को राह रास्त पर लाने की कोशिश करते रहे, मगर अहमद अली ने अपनी रविश न छोड़ी। फिर उनका पहला बच्चा पैदा हुआ। अब इनमें लड़ाई झगड़ा रोजमर्रा होने लगा। लड़की ससुराल से गायब रहने लगी, फिर तलाक हो गई। लड़की बच्चा साथ ले गई थी, लेकिन उसी रोज लड़की का बाप बच्चे को उठाए हुए आया और अहमद अली के घर फेंक कर चला गया। बच्चे को दादी पालती रही। फिर अहमद अली ने मौजूदा बीवी के साथ शादी कर ली। मैंने सब कुछ सुना और चुप रही। अहमद अली की बीवी ने मुझे बताया, मैंने भी देखा कि इनका ताल्लुक बाहर की औरतों के साथ है। मैंने एक रोज शिकायत की तो ये कहने लगे कि मेरे घर की और मेरी मालिक तुम हो, तुम जो चाहती हो मैं पूरा कर देता हूँ, तुम्हारे पास पैसों की भी कमी नहीं, तुम क्यों फिक्र करती हो। उनकी पहली बीवी के तो माँ बाप और भाई बहन थे जिन्होंने उसे पनाह में ले लिया। मेरा कौन है?
मामू और मोमानी ने घर से ऐसा रुखसत किया कि कभी मुझसे मिलने तक ना आए। मेरे 2 बच्चे पैदा हुए तो भी ना आए। मैंने दिल पर पत्थर रख लिया, लेकिन इन्होंने मुझे प्यार भी दिया और पैसा भी। मैं जानती हूँ कि ये मुझे अपने ऊपर पर्दा डलवाए रखने की उजरत दे रहे हैं, लेकिन मैं मजबूर हूँ। अगर ये मुझे तलाक दे दें तो मैं कहाँ जाऊँगी? इनके पहले ससुर ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करके इनका तबादला घर से बहुत दूर करा दिया। मैं इनके साथ रही, फिर इनका तबादला होता ही रहा। इन्हें तरक्की मिल गई, लेकिन हम घर से दूर ही दूर हटते गए। मेरे 2 बच्चे पैदा हुए। सलीम बड़ा हो गया। उसे मैंने पता न चलने दिया कि मैं इसकी सगी माँ नहीं। ये जहाँ भी गए वहाँ उन्होंने किसी न किसी औरत के साथ ताल्लुकात कायम कर लिए। आखिर हम यहाँ आ गए। सलीम 18 साल का हो गया और कॉलेज में जा दाखिल हुआ। मुझे माँ समझता रहा। खुदा की कसम, मैंने कभी भी उसे सौतेला बेटा नहीं समझा। कुछ अरसे से बाप से खिंचा खिंचा रहने लगा था। मैंने एक बार उसे कहा कि वो जवान हो गया है और उसे बाप का सहारा बनना है, मगर वो बाप के साथ नाराज रहने लगा है। उसने मुझे बड़े अफसोस के साथ कहा कि अब्बा जान की करतूत ने हमें बदनाम कर रखा है। मैंने उसके अब्बा जान से उसका जिक्र न किया। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि जिस शाम वो गायब हुआ है, उस रोज़ उसकी अपने बाप के साथ कोई ऐसी वैसी बात हुई थी या नहीं। जिस जमींदार खानदान की औरत ने तुम्हें धमकी दी थी, उसके मुतालिक तुमने किसी से पूछा था कि ये बात कहाँ तक सच है? मैंने पूछा। ये बात बिल्कुल सच है, उसने जवाब दिया। मैंने इधर उधर से पता कराया था। औरतों ने भी मुझे बताया है कि इस खानदान की एक औरत मेरे खामिद से चोरी छुपे मिलती है। औरतों ने मुझे ये भी कहा था कि अपने खामिद को समझाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इस खानदान के मर्द उसे कोई नुकसान पहुंचा दें। अहमद अली की बीवी के साथ उसके अलावा जो बातें हुई वो आपके लिए दिलचस्प नहीं होंगी। इसके इंकिशाफ ने मुझे इस रास्ते पर डाल दिया कि सलीम को उस जमींदार खानदान ने इंतकामन अगवा किया है और अब तक वो जिंदा नहीं होगा। मैंने इस शक को भी जहन में रखा कि अहमद अली की इस बीवी ने सलीम को गायब कराया होगा। हर सौतेली माँ अपनी औलाद को जायदाद का वारिस बनाना चाहती है। यही नीयत इस सौतेली माँ की होगी। मुझे अपने मुखबिरों से इस इम्कान के मुतालिक भी मालूम करना था। मैंने दूसरे दिन नंबरदार और मुसल्लन को थाने बुलाया। नंबरदार से अहमद अली के मुतालिक पूछा। उसने बताया कि बड़े बुरे चलन का आदमी है, चालाक और शीरी जबान है, उड़ते पंछी को पकड़ लेता है। जमींदार खानदान की औरत के साथ उसके ताल्लुकात की भी नंबरदार ने तस्दीक कर दी। मैंने उसे चंद और बातें बताईं और कहा कि इनका जवाब लाए। मुसल्लन को अलग बिठाया। गरीब औरत ने मुझे परेशान न किया। मैंने उसके आगे 5 रुपए का नोट रख दिया, जो उस जमाने में बहुत बड़ी रकम थी। उसने बताया कि जमींदार की बीवी खूबसूरत, जवान और हंसने खेलने वाली औरत है। उसका खामिद उम्र में उससे बहुत बड़ा है और उसका गुलाम बना हुआ है। उसकी बीवी बड़ी चालाक और होशियार है। खामिद की आंखों पर पट्टी बांधे रखती है। अहमद अली को अपने मकान से कुछ दूर सरकारी तौर पर एक मकान मिला हुआ था, जिसे उसने गोदाम या स्टोर बना रखा था। वहाँ नए नमूने के हल और ज़राअत का दीगर सामान पड़ा रहता था। उस जमाने में आबादी थोड़ी थी। गर्मियों की दोपहर लोग घरों में दुबक जाते थे। गर्मी बड़ी सख्त पड़ती थी। यह औरत अक्सर दोपहर के वक्त गोदाम के पिछले दरवाजे से अंदर चली जाती थी। उसे देख लिया गया। उसके खामिद तक बात पहुंची तो बीवी ने उसे ऐसा राम किया कि वो मौम हो गया। मगर उसके खामिद का भाई जवान और दिलेर था। उसने अपने बड़े भाई से कहा कि अपनी बीवी पर नज़र रखे, मगर बड़े भाई ने छोटे भाई की बेइज्जती कर दी। छोटे भाई की बीवी गैरत वाली औरत थी। उसे यकीन था कि उनकी औरत पर जो इल्ज़ाम लगाया गया है वो सही है और उसका खामिद उसे गलत कह रहा है। वो एक रोज़ अहमद अली की बीवी के पास चली गई और उसे बुरा भला कह आई। फिर उसने मुसल्लन को अहमद अली की बीवी के पास यही पैगाम देकर भेजा और मुसल्लन धमकी का ये पैगाम दे आई। अहमद अली की बीवी परेशान होने के सिवा कुछ न कर सकी। मुसल्लन ने अपना बयान यहीं पर ख़त्म कर दिया, मगर मैं मुतमईन ना हुआ। हमारे देहात में छोटी ज़ातों की बाज़ औरतें बड़ी ख़तरनाक साजिशों में शामिल होती हैं, जासूसी भी करती हैं, चोरी छुपे की मुलाकातें भी कराती हैं और अपनी हर फरमाइश पूरी कराती हैं। अब मेरी बात सुनो मेरी बहन, मैंने उसे शफ़क़त से कहा। तुमने मुझे ये बात सुनाकर मेरा दिल खुश कर दिया है। अब बाकी बात भी सुना दो। दिल में कुछ ना रखो। इस चौधरानी और अहमद अली की मुलाकातें तुम ही कराती रही हो ना? ना कराएं तो खाएं कहाँ से? उसने कहा और मुझे उनकी मुलाकातों की तफसील सुना दी। उसने ये भी बताया कि उस पर किसी को शक तक नहीं कि वो इस बदकारी में शामिल है।
मैंने उससे पूछा कि इस चौधरानी के देवर की बीवी ने जो धमकी भेजी थी, क्या ये खाली धमकी थी या उसका देवर वाकई कुछ करना चाहता था? मुसल्लन ने कसमें खाकर कहा कि उसे इतना ही मालूम है कि ये मियाँ बीवी सख्त गुस्से में हैं। दोनों ने चौधरानी और उसके बूढ़े खामिद के साथ बोलचाल बंद कर दी है। देवर की बीवी तो साफ कहती थी कि अहमद अली के बच्चे उठवा दूंगी। उसका खामिद भी इंतकाम की बातें करता था, लेकिन कहता था कि अपना भाई और भाभी मिलकर बेगैरत हो जाएं तो वो कैसे किसी के आगे सर उठा सकता है। बहरहाल बहुत कुरेदने के बावजूद मुसल्लन से कुछ और पता न चला। मैंने उसे मजीद इनाम का लालच देकर कहा कि वो मेरे लिए मुखबरी करे। उसे घर भेज दिया और एक कांस्टेबल को भेजकर चौधरी और उसके छोटे भाई को थाने बुलाया। वो जल्दी आ गए। मैंने पहले बड़े भाई को, जिसकी बीवी का ताल्लुक अहमद अली के साथ था, अंदर बुलाया और उसे साफ कहा कि वो अहमद अली का लड़का वापस कर दे। उसका रद्द-ए-अमल ये था कि उसके होंठ कांपने लगे। अगर मैं थानेदार ना होता तो वो मेरे दांत तोड़ देता। उसने मुझसे पूछा कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैंने लगी लिपटी रखे बगैर उसे कहा कि मेरे पास शहादत मौजूद है कि अहमद अली और उसकी इज्जत के साथ खेल रहा है। अहमद अली की बीवी को धमकी दी गई है कि वो अपने खामिद को बास कर ले, वरना उसके बच्चे अगवा कर लिए जाएंगे। उसके घर में जो कुछ भी हो रहा था वो अलग बात थी, लेकिन वो खुद बाइज्जत आदमी बल्कि तरहदार आदमी था। उसने गुस्से का इजहार किया और अपने छोटे भाई को गालियां देकर बोला, उसकी बीवी मेरी बीवी से जलती है। उसने मेरे भाई को मेरे खिलाफ कर दिया है। बहुत ही चालाक और शैतान औरत है। उसने मेरी बीवी पर ये इल्ज़ाम लगाया है जो आप कह रहे हैं। भाई के साथ मेरी लड़ाई हो चुकी है और हमारी बोलचाल बंद है। ये धमकी उसने या उसकी बीवी ने दी होगी। उसे बाहर भेजकर मैंने उसके छोटे भाई को अंदर बुलाया और उसे दोस्ताना लहजे में कहा, क्यों भाई, तुम्हारे घर में क्या फतूर पैदा हो गया है? तुम तो इज्जतदार लोग हो। उसने मुझे टालने की कोशिश की और ऐसी बातें की जो मेरे लिए बेकार थीं। मैंने उसे कहा, ज़रात इंस्पेक्टर के साथ क्या दुश्मनी पैदा हो गई है? सुना है कि तुमने उसे कोई धमकी भेजी है। धमकी मैंने नहीं, मेरी बीवी ने भेजी थी। उसने कहा, उसने मुझे बता दिया था। मैंने उसे कहा कि तुम्हें धमकी नहीं देनी चाहिए थी। मैं अपने खानदान की बेइज्जती का इंतकाम लेकर दिखाऊंगा। धमकियां देना मर्दों का काम नहीं, और तुमने इंतकाम लेकर दिखा दिया। मैंने कहा, कहाँ इंतकाम लिया है जी? उसने बिला झिझक कहा, खुद अपना भाई दुश्मन हो गया है। सुनो चौधरी, मैंने उसे कहा, मैं तुम्हारी इज्जत महफूज रखना चाहता हूँ। लड़का वापस कर दो, मैं कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। उसने हैरान होकर पूछा, कौन सा लड़का? मैंने उसे बताया और फिर कहा कि अभी तुम्हारे बचने की गुंजाइश है। अहमद अली का लड़का वापस कर दो। उसने कहा, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आपको ये शक है कि मैंने अपने भाई की बेइज्जती का बदला लेने के लिए अहमद अली का बेटा गायब कर दिया है। हकीकत यह है कि मुझे आपसे पता चला है कि अहमद अली का बेटा गायब है। मैं जब बदला लूँगा तो किसी का बेटा गायब नहीं करूँगा। मैं आपको साफ बता देता हूँ कि मैं कत्ल से नीचे कोई कार्रवाई नहीं करूँगा। कत्ल ये ज़रात इंस्पेक्टर होगा और मेरे भाई की बीवी होगी। मैंने यही सोचा था, मगर मेरा भाई तो बेगैरत निकला। वो कहता है कि तुम मेरी बीवी पर झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हो क्योंकि तुम्हारी बीवी मेरी बीवी से जलती है। तो क्या ये सच है कि तुम्हारी भाभी का मेल जोल अहमद अली के साथ है? जी बिल्कुल सच है। उसने कहा, अगर मेरा भाई मेरा साथ देता तो आज आप अहमद अली और मेरी भाभी के कत्ल की तफ्तीश कर रहे होते, मगर मेरे भाई ने उल्टा मेरी बेइज्जती कर दी। उसने राजदारी से कहा, बात यह है मलिक साहब, ये सही है कि मेरे भाई और उसकी बीवी की उम्र में बहुत फ़र्क है, लेकिन मेरा भाई बूढ़ा तो नहीं। असल किस्सा यह है कि वो हुक्के में चरस पीता है और बहुत ही पीता है। चरस ने उसे खोखला कर दिया है। बीवी ने उस पर चुड़ैलों की तरह कब्जा कर लिया है। वो हुक्के में उसे चरस डाल देती है और खुद मौज करती है। मेरा भाई उसी बात को सच मानता है जो उसकी बीवी कहती है। बड़ी उस्ताद औरत है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मैं इस ज़रात इंस्पेक्टर की बीवी को खुद भी ख़राब करूंगा और अपने मज़ारों से भी ख़राब कराऊंगा। आप बेशक मुझे अभी गिरफ्तार कर लें। वो वाकई दिलेर और साफ़गो आदमी था। देहात में आज भी लोग यूं ही करते हैं कि अपनी बदकार बीवी या बहन वगैरह को और उसके आशना को मौके पर पकड़कर कत्ल कर देते हैं और खुद ही थाने आ जाते हैं और कहते हैं कि गैरत से कत्ल किया है। मुझे ये आदमी साफ नजर आया। मैंने उसे अज़राए मजाक कहा कि वो मुझे ये तफ्तीश मुकम्मल कर लेने दे, फिर कोई इंतकामी कार्रवाई करे। उसने मेरे मजाक का जवाब संजीदगी से दिया। मुझे नज़र तो ये आ रहा है कि मेरा भाई, उसकी बीवी और अहमद अली तीनों मेरे हाथों कत्ल होंगे।
मेरा मसला ज्यों का त्यों रहा। मैंने अपने इलाके के नंबरदारों को इत्तला भिजवा दी कि वो लड़के की लाश को तलाश करें और इधर उधर से खुरा खोज भी ढूंढते रहें। दोनों चौधरियों के पीछे भी मैंने मुखबिर लगा दिए। इन्हें अपनी ड्यूटी का इल्म था। इस दौरान अहमद अली मेरे पास आता रहा। मैंने एक रोज उसे बिठा लिया। चौधरी का नाम लेकर उससे पूछा कि उधर से उसे कोई धमकी मिली थी। उसने बताया कि चौधरी के छोटे भाई ने धमकी भेजी थी। मैंने वजह पूछी तो उसने कहा कि ये लोग मुझसे बीज और ज़रात का कुछ सामान मुफ्त मांगते हैं जो कि मैं नहीं दे सकता। मैंने तंग आकर इस शख्स से कहा था कि मैं सरकारी अफसर हूँ, इसे पकड़वा दूंगा और अगर गोदाम में आप मौके पर पकड़े गए तो क्या होगा। मैंने कहा। वो परेशान हो गया और बेचैनी से इधर उधर देखने लगा। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि किसी ने आपको धमकी दी है। मैंने पूछा। क्या आपको यह ख्याल नहीं आया कि इन लोगों ने अपनी बेइज्जती का इंतकाम लेने के लिए आपका बेटा अगवा कर लिया है। वो कोई जवाब न दे सका। उसने दरअसल इसलिए ये धमकी मुझसे पोशीदा रखी थी कि उसका किरदार बेनकाब होता था। आपके ऐसे नाजायज ताल्लुकात और कहाँ हैं। मैंने पूछा। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ऐसे ही किसी गैरतमंद ने इंतकामी तौर पर आपके बेटे को गायब कर दिया है। मुझे बताएं वरना मैं केस अदम पता करार दे दूंगा। लड़का आपके गुनाहों की सजा भुगत रहा है। वो सख्त घबराया और उसने कोई जवाब न दिया। उसका इतना अच्छा चेहरा फीका पड़ गया। मैंने सोचा कि गुनाह खूबसूरत इंसानों को भी मकरूह बना देता है और जुर्रत खत्म हो जाती है। मुझे एक और शक भी है। मैंने कहा। हो सकता है कि आपका बेटा अपनी माँ के पास चला गया हो। उसने चौंक कर मुझे देखा। अब उसकी हालत और ज्यादा बुरी हो गई। आपने मेरे साथ झूठ पे झूठ बोला है। मैंने कहा। मुझे आपने क्या बंदर समझ रखा है कि आपके इशारों पर नाचता रहूंगा जैसे मेरा दिमाग ही नहीं है। आप चाहते क्या हैं। क्या ये कि आपके करतूतों से भी पर्दा ना उठे और आपको बेटा भी वापस मिल जाए। क्या ये गलत है कि आपकी पहली बीवी ने आपसे इसलिए तलाक ली थी कि आपके ताल्लुकात दूसरी औरतों के साथ थे। सही है। उसने आह लेने के अंदाज से जवाब दिया। आपने मुझसे इतनी अहम बात छुपाई क्यों रखी। मैंने कहा। आपको खुद मालूम कर लेना चाहिए था कि लड़का अपनी माँ के पास चला गया होगा। नहीं, उसने जवाब दिया। वो मेरी मौजूदा बीवी को ही अपनी माँ समझता है। इस राज से वो वाकिफ नहीं। अगर उसकी माँ उसके सामने आ जाए तो वो उसे नहीं पहचानेगा और उसे माँ तस्लीम नहीं करेगा। मैं ये सारी कहानी सुन चुका हूँ। मेरी इस बीवी ने बताई होगी। उसने पूछा। तफ्तीश मैं कर रहा हूँ, आप नहीं कर रहे। आप सवालों के जवाब दें, मुझसे सवाल न पूछें। थाने में और कई काम थे। कुछ और वारदातों की तफ्तीश थी। मैंने ये केस नंबरदारों और मुखबिरों के रहमो करम पर छोड़ दिया। कहीं से कोई सुराग नहीं मिल रहा था। अहमद अली ने मेरे पास आना छोड़ दिया। मैंने इस केस को नज़रअंदाज नहीं किया था। मैं गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था। मुझे इत्तला मिली कि स्कूल कॉलेज खुल गए हैं। मैंने अहमद अली को बुलाया और उसे कहा कि वो मेरे एएसआई के साथ कॉलेज वाले शहर जाए। एएसआई से मैंने कहा कि लड़के का मिलना तो मुश्किल है, लेकिन हो सकता है कि वो खुद घर से भागा हो और कॉलेज में आ गया हो। अगर नहीं आया तो उसके हम जमात लड़कों से ये मालूम करने की कोशिश करे कि वो किस लड़की की मोहब्बत में गिरफ्तार है। अहमद अली को साथ भेजने का मकसद ये था कि लड़का कहीं सामने आ जाए तो वो इसे शनाख्त कर ले। एएसआई अहमद अली एक और कांस्टेबल को साथ लेकर रवाना हो गया। मेरी निगाह में ये केस मेरे लिए पेचीदा हो चुका था। यही एक उम्मीद बाकी रह गई थी कि लड़की का सुराग मिल जाए। सलीम इस लड़की को कहीं भगा ले गया होगा या लड़की के रिश्तेदारों ने सलीम को गायब कर दिया होगा। अगले रोज सूरज गुरूब होने से कुछ देर पहले मैं थाने के बरामदे में बैठा एक काम में मसरूफ था। मुहर्रिर ने मुझे कहा वो आ गए हैं। मैंने देखा कि एएसआई अहमद अली और कांस्टेबल आ रहे थे। उनके साथ एक नौजवान लड़का था। उसकी शक्ल सूरत से ही मैंने पहचान लिया कि अहमद अली का बेटा है। वो मेरे पास आ गए और मैंने इन्हें बिठा लिया। बेटा मिल गया अहमद अली साहब। मैंने कहा। अहमद अली का चेहरा लटका हुआ था और वो बार बार थाने के फाटक की तरफ देखता था। उसने दबी दबी आवाज में कहा। हाँ मलिक साहब, मिल गया बेटा। उसने एक बार फिर थाने के फाटक की तरफ देखा। वहाँ एक आदमी और एक औरत खड़ी थी। वो शायद आगे आने से झिझक रहे थे। मैंने कांस्टेबल से कहा कि उनसे जाकर पूछो क्या चाहते हैं। मुझसे पूछो मलिक साहब, मेरे एएसआई ने कहा और कांस्टेबल से कहा इन्हें यहाँ ले आओ। फिर मुझसे मुखातिब होकर कहा कि ये औरत अपने आप को इस लड़के की माँ कहती है और इसके साथ जो आदमी है वो इस औरत का खामिद है। ये दोनों खुद ही हमारे पीछे आ गए हैं। वो अपने आप को माँ कहती नहीं,
ये है ही मेरी माँ, सलीम ने बड़ी दिलेरी से कहा, और मैं इसी माँ के साथ जाऊंगा। मैंने अहमद अली की तरफ देखा, वो तो बिल्कुल बुझ के रह गया था। वो मियाँ बीवी कांस्टेबल के साथ मेरे पास आ गए। अहमद अली का सर झुक गया, जैसे मर गया हो। वो मियाँ बीवी मोअज़्ज़िज़ और बड़े अच्छे ख़ानदान के लगते थे। मैंने इन्हें बिठाया और पूछा कि वो क्यों आए हैं। मैं अपने बेटे के पीछे आई हूँ, उस औरत ने कहा, और ये मेरे शौहर हैं। और उसके आंसू बहने लगे। मैं उनका मेज़बान तो नहीं था कि रस्मी सी बातें करता। मुझे थानेदार ही रहकर ड्यूटी पूरी करनी और मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करनी थी। मैंने सबको अलग अलग बिठा दिया और एएसआई से रिपोर्ट लेने के लिए उसे दफ्तर में ले गया। उसने बताया कि वो कॉलेज बंद होने से कुछ देर पहले वहां पहुंच गए। सलीम का पता कराया तो वो मिल गया। अहमद अली ने दौड़कर उसे गले लगाया और कहा कि वो गायब हो गया था। उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। सलीम अपने बाप को बेरुखी से मिला और बोला, मुझे अपनी माँ मिल गई है जो 18 सालों से रो रही है। अहमद अली बहुत हैरान हुआ और सलीम से फिर कहा कि वो उसके साथ चले, लेकिन सलीम ने कहा कि वो इसके साथ नहीं जाएगा। वो बार बार कहता था कि मुझे अपनी माँ मिल गई है। एएसआई ने उसे कहा कि उसे उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट रजिस्टर हो चुकी है और कागजों का पेट भरना ज़रूरी है। फिर वो जहाँ चाहे चला जाए। मगर एएसआई और कांस्टेबल के साथ चलने का वो ये मतलब ले रहा था कि उसे गिरफ्तार करके ले जाया जा रहा है। उसने एएसआई को बताना शुरू कर दिया कि वो क्यों घर से भागा है। एएसआई ने फिर समझाया मुझे कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, न ही उसने कोई जुर्म किया है। आखिर उसने कहा कि प्रिंसिपल के पास चलो। अहमद अली ने उसकी मिन्नत समझना शुरू कर दी और वो अपने बेटे के आगे रो भी पड़ा, मगर बेटे पर कुछ भी असर न हुआ। सलीम ने 2-3 बार उसे कहा, मैं आपसे कह चुका हूँ कि मैं आपको अपना बाप तस्लीम नहीं करता। मुझे अपनी माँ मिल गई है, अब वही मेरा बाप है। प्रिंसिपल के पास गए तो एएसआई ने उसे तफसील से बताया कि वो सलीम को क्यों साथ ले जा रहे हैं और ये गिरफ्तारी नहीं। थाने में उसका बयान लेकर उसे आज़ाद छोड़ दिया जाएगा, फिर ये जहाँ जाना चाहे चला जाए। उसके खिलाफ ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं दी गई कि ये घर से चोरी करके भागा है या ये गांव में कोई और जुर्म करके आया है। प्रिंसिपल ने सलीम से पूछा कि वो अपने बाप के साथ क्यों नहीं जाता। उसने प्रिंसिपल को एक अजीब कहानी सुना दी। प्रिंसिपल कोई बहुत ही अच्छा आदमी था। उसने एएसआई से कहा कि वो इतनी आसानी से अपने किसी स्टूडेंट को पुलिस के हवाले नहीं करेगा। उसने एक डीएसपी के साथ टेलीफोन से बात की। डीएसपी के कहने पर प्रिंसिपल ने टेलीफोन एएसआई को दे दिया। एएसआई ने डीएसपी को सारी बात समझाई। फिर डीएसपी ने प्रिंसिपल से कहा कि लड़के को उसके साथ जाने दे, लड़के के खिलाफ कोई केस नहीं। सलीम ने कहा कि वो अपनी माँ से मिलना चाहता है। प्रिंसिपल ने भी एएसआई से कहा कि वो इसे इसकी माँ के पास ले जाए। एएसआई इसे इसकी माँ के घर ले गया। माँ ने अपने बेटे को पुलिस के साथ देखा तो वो सख्त घबराई। अहमद अली साथ नहीं गया था। माँ ने अपने खामिद को बुलवा लिया। सलीम ने उन्हें बताया कि ये क्या माजरा है। आखिर सलीम को एएसआई रेलवे स्टेशन ले गया। अहमद अली वहीं इंतज़ार कर रहा था। वहां उन्होंने देखा कि माँ अपने खामिद के साथ आ रही थी। वो दोनों उसी गाड़ी में सवार हो गए जिसमें सलीम को ले जाया जा रहा था। मैंने सलीम को अंदर बुलाया। वो वाकई खूबसूरत नौजवान था। उसने बयान दिया, मैंने बाप की हमेशा इज्जत की है और उसका हर हुक्म माना है, लेकिन मैं जब बुरा भला समझने की उम्र को पहुंच गया तो मुझे पता चला कि मेरा बाप बदकार आदमी है। मेरी माँ, अहमद अली की दूसरी बीवी, हर वक्त बनी ठनी रहती थी। मैं उसे सगी माँ समझता था, लेकिन बड़े होकर मुझे उसका हर वक्त का मेकअप और नाज नखरे अच्छे ना लगे। ये बाज़ हरकतें बाजारी सी करती थी। मेरी उम्र 17 साल हो चुकी थी। अब तो मैं सब कुछ समझने लगा था। 3 जवान औरतों ने मुझे बड़े गंदे पैगाम भेजने शुरू कर दिए। इनमें से एक मेरा रास्ता रोक लिया करती थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि मैं कॉलेज में दाखिल हुआ और शहर में हॉस्टल में रहने लगा। मैं महीने में 1-2 दिनों के लिए घर आया करता था। एक रोज़ एक मोमर औरत ने मुझे गली में रोक लिया और कहने लगी, बेटा, खुदा ने तुम्हें अकल भी दी है और शक्ल भी दी है। ये अल्लाह की देन है। ये ना भूलना कि अल्लाह जो देता है वो वापस भी ले लिया करता है और एक दिन अल्लाह के पास ही वापस चले जाना है। तुम अपने बाप के रास्ते पे न चल पड़ना। मैं तो अल्लाह के रास्ते पे चल रहा था, मगर मुझे ये समझ न आई कि मेरे बाप का रास्ता कौन सा है। वो औरत मेरे सर पर हाथ फेर कर चली गई। इसके बाद मुझे बाप का रास्ता नजर आने लगा। ये शख्स औरतों का शिकारी है। सलीम ने अपने बाप की बदकारी के 2-3 वाकया सुनाए और उस जमींदार का नाम लिया जिसकी बीवी का अहमद अली के साथ दोस्ताना था।
उसने कहा, उसका छोटा भाई अपने आप को बहुत गैरतमंद और दिलेर समझता है। एक रोज़ उसने मुझे कहा कि अपने भाई को समझाओ कि इंसान का बच्चा बन जाए, वरना उसकी लाश भी नहीं मिलेगी। मुझे उस पर गुस्सा आ गया। मुझे पता चल चुका था कि उसके भाई की बीवी मेरे बाप से मिलती है और कहाँ मिलती है। मैंने उसे कहा कि मैं तुमसे बहुत छोटा हूँ, मगर बात तुमने बहुत छोटी की है। मैं अपने बाप को कसूरवार मानता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे भाई की बीवी को उसके घर से उठाकर तो नहीं लाता। क्या तुम लोग उसे इस वक्त नहीं रोक सकते जब वो मेरे बाप के पास गोदाम में आती है? उसने मेरे साथ गर्मा गर्मी की, लेकिन मैंने गर्मा गर्मी से ही उसे ठंडा कर लिया। मैंने उसे कहा कि तुम चौधरी लोग धमकियां देते ही रह जाते हो और तुम्हारी नाक के नीचे तुम्हारी इज्जत और गैरत बर्बाद होती रहती है। जो काम तुम नहीं कर सके वो मैं करके दिखाऊंगा। अगर ना कर सका तो बाप को कत्ल कर दूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि तुम अपनी भाभी को कत्ल कर दोगे। दोनों इकट्ठे फांसी चढ़ेंगे। वो कुछ देर मेरे मुंह की तरफ देखता रहा, फिर उसने मुझे गले लगा लिया। कहने लगा कि तुम बदकार बाप के नेक लड़के हो। मैंने कहा कि इंतकाम लेना है तो मेरे बाप से लेना, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन और भाई पर हाथ न उठाना। जब 18 साल की उम्र का ये खूबसूरत लड़का बयान दे रहा था, तो बार बार मेरे दिल में आई कि उसे गले लगा लूं। मैंने महसूस किया कि उसकी खूबसूरती जिस्मानी नहीं रूहानी थी। उसकी बातों में जादू का सा जो असर था, वो दरअसल इसकी रूहानी पाकीज़गी और किरदार की बुलंदी का था। कहते हैं कि औलाद पर वालिदैन के अच्छे या बुरे अखलाक का असर होता है। यह गलत है। औलाद अपना रास्ता खुद बना सकती है। मैं आजकल के नौजवानों को बताना चाहता हूँ कि सलीम नौजवान था, मगर उसने अपने से दुगनी उम्र के आदमी का मुंह फेर दिया। उसकी जुर्रत उसकी रूहानी पाकीज़गी की बदौलत थी। ज़मीर पर गुनाह का बोझ हो तो किसी का सामना नहीं किया जा सकता। आजकल के नौजवान एक दूसरे के साथ आंख भी मिलाने से डरते हैं। इनमें अखलाकी जुर्रत की कमी है, क्योंकि ज़हनी लज्जत परस्ती ने उन्हें अमीर का मुजरिम बना दिया है। कभी किरदार की बुलंदी पर आएं तो आपको पता चलेगा कि आप में कितनी ज़्यादा जुर्रत और ताकत पैदा हो गई है। पुलिस का वास्ता मुजरिमों के साथ पड़ता है, लेकिन तफ्तीश के दौरान बड़े अच्छे लोगों से भी तारुफ हो जाता है। बास केस ख़त्म होते ही जहन से उतर जाते हैं, कुछ थोड़ा सा याद रहते हैं, लेकिन सलीम उन चंद एक इंसानों में से था जिन्हें मैं कभी नहीं भूल सका और बाकी ज़िंदगी भी नहीं भूल सकूंगा। आज भी यूँ लगता है जैसे वो मेरे सामने बैठा बयान दे रहा है और मुझ पर ऐसा असर हो रहा है कि मैं इसे किसी भी बात पर रोकता नहीं और मुझ में जरा की भी जुर्रत नहीं। कहते हैं कि कोई बेटा बाप पर नुक्ताचीनी की जुर्रत नहीं कर सकता। सलीम कह रहा था, मैंने ये जुर्रत की, उन्हें बताया कि चौधरी का भाई क्या कहता है। वालिद साहब ने हंसकर कहा कि ये जाहिल और पसमानदा लोग हैं। इंतकामी कार्रवाइयों पर आते हैं तो जलील और रुस्वा करके रख देते हैं। ये मुझसे मुफ्त बीज और सामान मांगते हैं। मेरे पास वालिद साहब के खिलाफ कुछ शहादत मौजूद थी। मुझे अपने दोस्तों ने मजाक के लहजे में बताया था कि यहाँ की सबसे ज़्यादा खूबसूरत औरत मेरे वालिद पर फरिश्ता है। उन्होंने मुझे कुछ तफसील भी बताई थी। मैंने अपने वालिद साहब से कहा कि आप अपने बेटे को झूठ बोलना न सिखाएं और ना उसे ये अमली सबक दें कि यूं अपने गुनाहों पर झूठ का पर्दा डाला जा सकता है। वालिद साहब ने मुझे गुस्से से कहा कि तुम ये कहना चाहते हो कि वो जो इल्ज़ाम मुझ पर थोप रहे हैं वो दुरुस्त है? मैंने कहा, जी मैं यही कहना चाहता हूँ। उसने मुझे धमकी दी है कि अगर आप साबित कर दें कि इल्ज़ाम गलत है तो मैं उसे धमकी नहीं दूंगा, कुछ करके दिखाऊंगा। फिर किसी पर झूठा इल्ज़ाम लगाने की इनमें जुर्रत ख़त्म हो जाएगी। मुख्तसर ये कि वालिद साहब के साथ मेरी खासी तुश कलामी हुई। मैंने यहाँ तक कह दिया कि आपके गुनाहों की सज़ा आपकी औलाद को मिलेगी। उस रोज़ के बाद वालिद साहब के साथ मेरा खिंचाव पैदा हो गया था। मैं महीने में 1-2 बार घर जो आता था वो माँ और छोटी बहन और भाई के लिए आता था। मैं इसी औरत को जो मेरे वालिद साहब की बीवी है अपनी माँ समझता था। वालिद साहब के साथ मेरी बोलचाल भी बंद हो गई थी। उसका मुझे बहुत दुख था। वालिद साहब ने अपने आप को ना बदला। इन छुट्टियों का वाकया है कि मुझे दोस्तों ने बताया कि मेरे वालिद साहब का और चौधरानी का सिलसिला अभी तक चल रहा है। दोपहर के वक्त मेरे वालिद साहब अलग कमरे में 1.5-2 घंटे सोया करते हैं। एक रोज़ वो इस वक्त घर से इस तरह निकले कि किसी को पता न चले। मैंने देख लिया। मैं शक की बिना पर बाहर निकला और देखा कि वो गोदाम की तरफ जा रहे थे। मैं दूसरी तरफ से चला गया और उस गली में टहलने लगा जिससे मुझे बताया गया था कि वो औरत आया करती है। वो आ रही थी। मैंने ये इंतज़ार ना किया कि वो गोदाम में चली जाए तो इन्हें मौके पर पकड़ूं। मैंने गलती की या हिम्मत की?
कि चौधरानी को गली में ही रोक लिया और उसे कहा कि वापस चली जाओ। वो आखिर चौधरानी थी, अकड़ गई। मुझे खतरा महसूस हुआ कि ये औरत मुझे जलील करने के लिए शोर मचा देगी कि मैंने इस पर दस्तराजी की है। मैं खतरा अपने सर ले चुका था। मैंने उसे कहा कि मेरा बाप गोदाम में मौजूद है। मैं ये भी कर सकता था कि तुम्हें अंदर जाने देता और तुम्हारे खाविंद और उसके भाई को यहाँ बुला लेता। मैंने तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की इज्जत का बहुत ख्याल किया है, इसलिए तुम मेरी बात मान जाओ और यहाँ से चली जाओ। अगर तुम बाज ना आई तो मर्दों में खून खराबा हो जाएगा। जनाब, मैं आपको कैसे बताऊं कि ये औरत किस कदर बदकार है। इसने मेरे साथ मोहब्बत का इजहार शुरू कर दिया। मैं दिल में खुश हुआ कि उसने कोई और कार्रवाई नहीं कर डाली। मैंने उसकी मोहब्बत को, जो दरअसल मोहब्बत नहीं बदी थी, कबूल कर लिया और कहा कि वो मेरे बाप से ताल्लुकात तोड़ ले। वो मान गई। मैं तो ये चाहता था कि जो खून खराबा मुझे नजर आ रहा था वो टल जाए। वो वापस चली गई। 3-4 रोज बाद मेरे वालिद साहब ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और बोले कि तुम मेरे बाप बनने की कोशिश कर रहे हो और तुम मुझे बदकार कहते कहते खुद इसी उम्र में बदकारी पर उतर आए हो। आइंदा ऐसी जुर्रत की तो मैं तुम्हारी हड्डी पसली एक कर दूंगा। मेरी उम्र बहुत थोड़ी है, लेकिन मैं समझ गया कि ये मामला क्या है। चौधरानी के साथ वालिद साहब की मुलाकात हुई होगी और उसने इन्हें बताया होगा कि मैंने उसे रोककर वापस भेज दिया था। वालिद साहब ने मुझे जो बदकार कहा था, इससे मैं ये समझा कि इस औरत ने इन्हें ये बताया होगा कि मैंने उसके साथ दोस्ती लगाने की ख्वाहिश जाहिर की है। मैं तो पहले ही जला बैठा था, लेकिन मैंने वालिद साहब से कुछ भी ना कहा। उन्होंने मुझे बुरी तरह डांटा, लेकिन मैं खामोशी से सुनता रहा। उन्होंने जब मेरी जान छोड़ी तो मैं इस चौधरानी के खाविंद के भाई के पास चला गया और उसे बताया कि मैंने उसकी भाभी को किस तरह रास्ते में रोककर वापस भेजा था और उसने मुझे क्या कहा था। मैंने उसे कहा कि आप मेरे बड़े भाई और बाप की जगह हैं। मैं गुस्ताखी नहीं करूंगा। जो कह रहा हूँ आपके खानदान की इज्जत की खातिर कह रहा हूँ। मैंने आपसे कहा था कि मेरा बाप आपकी भाभी को अगवा करके गोदाम में नहीं लाता, वो खुद आती है। मैं अपने बाप के साथ बात कर चुका हूँ और मेरी इसके साथ बोलचाल बंद हो चुकी है। आप शायद मुझे आइंदा यहाँ नहीं देखेंगे। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अपनी बेइज्जती का बदला सिर्फ मेरे बाप से न लेना। वो बहुत दिलेर आदमी है, लेकिन मेरे मुंह की तरफ देखता रहा और मैं वहां से आ गया। मैंने पहले ही इरादा कर रखा था कि घर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। रात को हम सब छत पर सोए। मैंने अपनी किताबें और कपड़े दिन को ही अपने सूटकेस में डाल लिए थे। मुझे मालूम था कि रात के 2 बजे एक लारी गुजरा करती है जो ताज़ा सब्जियां वगैरह उस शहर को ले जाती है जहां मैं पढ़ता हूँ। मैं 2 बजे से पहले छत से दबे पांव उतरा और सड़क पर जा खड़ा हुआ। लारी आ गई, मैं उसमें बैठा और चला गया। मेरी तफ्तीश खत्म हो चुकी थी। लड़का मिल गया था और साबित हो गया था कि वो अपनी मर्जी से गया है। अब ये उसके बाप का काम था कि उसे अपने घर ले जाए, मगर मैंने ये मालूम करना ज़रूरी समझा कि उसे असली माँ कहाँ से मिल गई है। ये उन गर्मियों की छुट्टियों से 3-4 महीने की पहली बात है, सलीम ने सुनाया। हमारे कॉलेज में मुबाहिसे का एहतमाम किया गया, जिसमें 3 और कॉलेजों के तलबा शरीक हुए। इनमें एक गर्ल्स कॉलेज था। इस कॉलेज से 2 लड़कियां आईं, जिनमें एक हिंदू लड़की थी और दूसरी मुसलमान। उसका नाम जोहरा है। मैं अपने कॉलेज की तरफ से डिबेट में शरीक हुआ। जोहरा बहुत अच्छा बोली और ये लड़की वैसे भी मुझे बहुत अच्छी लगी। बड़ी खूबसूरत लड़की है। डिबेट के बाद चाय का इंतज़ाम था। चाय के दौरान जोहरा मेरे पास आ गई और मेरे बोलने की दाद देने लगी। मैंने किसी लड़की के मामले में अपनी नीयत कभी भी बुरी नहीं की, लेकिन इस लड़की के मुतालिक मैं आपको साफ बताता हूँ कि उसने मुझ पर जादू सा कर दिया और मैं कुछ ऐसा महसूस करने लगा जैसे कि मैं उसे बचपन से जानता हूँ। वो भी थोड़ी सी ही देर में मेरे साथ बेतकल्लुफ़ हो गई। मेरी तरह वो भी सेकेंड ईयर में थी। मैंने नीयत की बात की है। खुदा गवाह है कि मेरी नीयत बिल्कुल साफ थी। जोरा जब रुखसत होने लगी तो मुझसे रहा ना गया। मैंने कह ही दिया कि कहीं मिलने की सूरत पैदा हो सकती है। उसने जरा सा भी न सोचा। कहने लगी कि छुट्टी के वक्त उसके कॉलेज के बाहर उसे मिलूं। वो काले बुर्के में रहती थी। वो मेरे दिमाग पर छा गई। मुझे रात को कई बार ख्याल आया कि इस लड़की की आंखों में कोई ऐसा तासुर है जिससे मुझे शक होता है कि इसे मैंने पहले भी कहीं देखा है। मैं दूसरे दिन अपने कॉलेज से निकलकर उसके कॉलेज के सामने जा खड़ा हुआ। वो बाहर आई तो मुझे देखकर बहुत तेज तेज चलती मेरे पास आ गई। कहने लगी कि वो टांगे पर घर जाया करती है। मैं थोड़ी दूर तक उसके साथ पैदल चलूं। मैं उसके साथ चल पड़ा। जो बात मुझे उससे कहनी थी वो उसने कह दी। कहने लगी कि मैंने इससे पहले तुम्हें कहाँ देखा है। रात को सोचती रही हूँ मगर याद नहीं आया। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैंने उसे बताया तो वो खुशी से बोली, सच?
मैं तो तुम्हें यहाँ का समझ रही थी, हम भी उधर ही के रहने वाले हैं। उसने अपने गांव का नाम बताया। ये गांव हमारे आबाई कस्बे से 4-5 मील दूर है। हकीकत यह है कि ना मैंने उसे पहले कभी देखा, ना उसने मुझे। ये एक दूसरे की मोहब्बत का असर था जो हमारी रूहों में उतर गई थी। हमारी मुलाकातें बढ़ गईं। मैं तीसरे चौथे रोज उसकी छुट्टी के वक्त उसके कॉलेज के बाहर जा पहुंचता और हम एक बाग में जा बैठते। हमारी मुलाकातें ज्यादा नहीं हुई, हम कुल 6 बार मिले। 7वीं बार गया तो इंतजार के बावजूद वो कॉलेज से बाहर ना आई। तमाम लड़कियां चली गईं। दूसरे दिन भी वो नजर ना आई। मैं किसी से इसके मुतालिक पूछ नहीं सकता था, उसकी बदनामी का डर था। मेरी निगाह में वो बड़ी ही नेक, पाक और मासूम लड़की है। मेरी हालत बहुत बुरी हुई। पढ़ाई से दिल उचाट हो गया। यही ख्याल परेशान किए रखता कि ज़ोहरा बीमार है। वो कोई गरीब घराना नहीं, इसके वालिद साहब गजेटेड ऑफिसर हैं। उसका लिबास और उसकी बातें बताती थीं कि अगर वो अमीर घराने की नहीं तो उसका घराना खुशहाल ज़रूर है। उसने मुझे अपने घर का पता और रास्ता वगैरह बता दिया था, लेकिन मैं उसके घर नहीं जा सकता था। चौथे रोज मुझे हॉस्टल के पते पर उसका खत मिला, जिसमें उसने लिखा था कि उसके छोटे भाई ने, जो 10वीं जमात में पढ़ता है, उसे मेरे साथ बाग में देख लिया था। किसी गैर मर्द के साथ घूमना फिरना तो बहुत बड़ा जुर्म था। उसने लिखा कि बुर्के का नकाब उठाना भी उसके वालिदैन की निगाह में गुनाह है। मैंने भी ख्याल न किया कि वो बाग में जाकर चेहरे से नकाब उठा दिया करती थी। उसने खत में लिखा कि उसके भाई ने घर जाकर माँ को बताया, माँ ने बाप को बताया। दोनों ने उससे पूछा कि उसके साथ कौन था। उसने मेरा नाम बताया और कस्में खाईं कि हम दोनों में कोई खराबी नहीं। मगर बाप ने उसे 2-4 थप्पड़ मारे और माँ ने यह फैसला दिया कि ज़ोहरा को कॉलेज से हटा दिया जाए। चुनाचे उसे घर में कैद कर लिया गया। खत में उसने ऐसी जज्बाती बातें लिखी थीं कि मेरा खून उबलने लगा। मैं रोया भी। खुदा ने मुझे बड़ा मजबूत दिल दिया है। मैं इस वजह से भी दिलेर हो गया कि मेरे और ज़ोहरा के ताल्लुकात ऐसे वैसे नहीं थे। मैं रात भर सोचता रहा कि क्या करूं। मुझे ज़ोहरा के माँ बाप पर गुस्सा आने लगा, लेकिन अफसोस और शर्मिंदगी इस पर थी कि ज़ोहरा को मेरी वजह से ये सज़ा दी गई है। सोचते, कुड़ते और गुस्से से दांत पीसते रात गुजर गई। मालूम नहीं मेरा दिमाग खराब हो गया था या रोशन हो गया था। मैंने फैसला कर लिया कि ज़ोहरा की माँ से मिलूंगा और कुरान मजीद हाथ में लेकर कसम खाऊंगा कि ज़ोहरा बेगुनाह है और आप उसे मुजरिम समझते हैं तो इसकी सज़ा मुझे दें। मैं शहर से चला जाऊंगा। ज़ोहरा को पढ़ने दें, उसके पढ़ने का शौक तबाह ना करें। मैंने परवाह न की कि मेरे साथ क्या सलूक होगा। कॉलेज जाने की बजाय ज़ोहरा के घर की तरफ चल पड़ा। मैंने एहतियात ये की कि ज़ोहरा के वालिद साहब के दफ्तर चले जाने के बाद गया। मुझे ये भी मालूम था कि ज़ोहरा का छोटा भाई स्कूल चला गया होगा। इससे छोटा, ज़ोहरा ने बताया था कि 3वीं जमात में पढ़ता है, वो भी स्कूल चला गया होगा। मेरी जहनी हालत सही नहीं थी। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी तो एक औरत ने दरवाज़ा ज़रा सा खोला और पूछा, कौन है? मैंने कहा, खाला जान, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे अंदर आने की इजाज़त दें, एक ज़रूरी बात करनी है। उसने दरवाजे के पीछे से कहा, तुम बेटा शाम को नहीं आ सकते? घर में कोई मर्द नहीं है। मैंने कहा, खाला जान, मैं मुसलमान हूँ, घबराएं नहीं, आपकी बेटी ज़ोहरा के मुतालिक एक बात है, मुझे अंदर आने दें। ये सुनकर उसने कहा, आ जाओ। मैंने दरवाजे से अंदर होकर ज़ोहरा की माँ का चेहरा अच्छी तरह देखा। मैंने अपने अंदर वही असर महसूस किया जो ज़ोहरा को पहली बार देखते ही मुझ पर हुआ था। ये असर उसकी आंखों में था। मैं भूल ही गया कि मैं यहाँ इस औरत की गालियाँ और कोसने सुनने आया हूँ, और ये डर भी दिल से निकल गया कि ज़ोहरा का बाप घर हुआ तो मुझे धक्के देकर निकाल देगा। मैं अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता कि मैंने इस औरत की आंखों में और उसके चेहरे पर कैसी पाकीज़गी देखी। ये कोई मुकद्दस औरत थी। आप इसे खूबसूरत औरत कहेंगे। मेरे दिल में आई कि इस औरत के पांव पर सर रख दूं और रो रो कर माफ़ी मांगूं कि उसकी बेटी मेरी वजह से घर वालों की नज़रों में बदनाम हुई है। वो भी कुछ देर मुझे देखती रही। मैं नहीं बता सकता कि वो क्या सोच रही थी। अचानक बोली, मेरी बेटी के मुतालिक क्या बात करने आए हो? मैंने सर झुकाकर बात करने की बजाय दिलेरी से कहा, खाला जान, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि आपकी बेटी ने इसके सिवा और कोई जुर्म नहीं किया कि वो कभी कभी मुझसे मिलती थी। मेरे सर पर कुरान रख दें। उसने कहा, तुम क्या सोचकर इतनी दिलेरी से इस घर में आ गए हो? तुमने ये भी नहीं सोचा कि ज़ोहरा का बाप घर होता तो तुम्हें पुलिस के हवाले कर देता? मैंने कहा, आपको हक पहुंचता है कि मुझे गुंडा और बदमाश समझें। मैं ये सोचकर आया हूँ कि आपने अगर मेरी वजह से ज़ोहरा को कॉलेज से हटा दिया है तो मैं शहर से हमेशा के लिए चला जाऊंगा। अपनी बेटी का शौक और मुस्तकबिल तबाह ना करें।
हम ड्योढ़ी में खड़े बातें कर रहे थे। वो मुझे कमरे में ले गई। उसने कहा कि लड़की को कॉलेज में दाखिल कराने का ये मतलब नहीं कि वो लड़कों के साथ सैर करती फिरे। बेख्तियार मेरे मुंह से बड़ी ऊंची आवाज में निकला, खाला जान, यूं ना कहें, आपकी बेटी लड़कों के साथ सैर करने वाली नहीं। ये आवाज मेरे दिल की गहराई से निकली थी, इसलिए असर कर गई। जोहरा की माँ के लहजे में नरमी आ गई। मैंने उसे बताया कि जोहरा के साथ मेरी मुलाकात किस तरह हुई थी। वो बड़े तहम्मुल से सुनती रही। मेरा ख्याल है कि उसे खुशी हो रही होगी कि मैं उसकी बेटी को पाकबाज साबित कर रहा हूँ। उसने कुछ बातें की, मेरा दिल साफ था और नीयत पाक थी, इसलिए मैं पूरी जुर्रत से उसे जवाब देता रहा। जरा देर बाद उसने कहा, जोहरा ने मुझे बताया था कि तुम हमारी तरफ के रहने वाले हो। मैंने अपने शहर का नाम लेकर बताया कि मैं वहाँ का रहने वाला हूँ, और ये भी एक वजह थी कि मैंने जोहरा में ज़्यादा दिलचस्पी ली। उसने महल्ला पूछा। मैंने बताया तो उसने माँ और बाप का नाम पूछा। मैंने ये भी बता दिया। उसने चौंक कर मुझे देखा और पूछा कि मेरा बाप क्या काम करता है। मैंने बताया कि ज़राअत के महकमे में है और अब फलां जगह इस महकमे के इंस्पेक्टर हैं। उसने बेताब सा होकर पूछा, अपने नाना नानी का नाम बता सकते हो? मैंने कहा कि वो दोनों जिंदा नहीं, वो मेरी अम्मी के बचपन में ही मर गए थे। उसने कहा, तुम अपने माँ बाप के सबसे बड़े बेटे हो, बाकी बहन भाई छोटे होंगे। मैंने जवाब दिया कि मैं बड़ा बेटा हूँ और मेरी एक बहन 7-8 साल की है और उससे 2 साल छोटा एक भाई है। उसने कहा कि तुमने कभी ये नहीं सोचा कि 18-19 साल के लड़के की माँ 30 साल की किस तरह हो सकती है? मैंने पूछा कि क्या आप मेरी अम्मी को जानती हैं? उसने कहा, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ, वो तुम्हारी माँ नहीं हो सकती। मैंने तुम्हारी शराफत को तस्लीम कर लिया था, मगर अपने बाप का नाम बताकर तुमने मुझे शक में डाल दिया है। तुम बदकार बाप के बेटे हो और बदकार बाप का बेटा नेक नहीं हो सकता। मैं इस बात पर हैरान ना हुआ। वो उसी जगह की रहने वाली थी, इसलिए मेरे वालिद साहब को जानती होगी, लेकिन मैं उसकी इस बात पर हैरान हुआ कि 18-19 साल के लड़के की माँ 30 साल की नहीं हो सकती। मैंने कभी गौर नहीं किया था। मेरी माँ को आपने नहीं देखा होगा, वो सुर्खी पाउडर लगाती है तो मुझसे भी ज़्यादा जवान लगती है। मैं जब जोहरा की माँ के सामने बैठा था तो मैं अपनी माँ के मुतालिक सोचने लगा, मगर जोहरा की माँ ने मुझे सोचने न दिया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं उसके करीब कुर्सी पर बैठा और वो पलंग पर बैठी थी। उसने आहिस्ता आहिस्ता दोनों हाथ मेरी तरफ किए और मेरा चेहरा थाम कर जोर से अपनी तरफ किया। मेरा सर अपने सीने से लगाकर वो जो रोती है और रोई है, वो मैं बयान नहीं कर सकता। उसने मुझे घसीट कर अपनी गोद में डाल लिया और मेरे सर और गालों को चूमने चाटने लगी। मैं परेशान हो गया। उसने अचानक अपने जिस्म से मुझे अलग करके परे कर दिया और बोली, मालूम होता है कि तुम अपने बाप पर गए हो और तुमने अपनी बहन को शिकार किया है। मैं तो हैरत से चुप हो गया, बल्कि सुन होके रह गया। उसने ऐसी बात कही कि मेरा जिस्म कांप उठा। उसने कहा कि तुम मेरे बेटे हो। फिर उसने मुझे अपने तलाक की कहानी सुनाई। सलीम ने मुझे वही कहानी सुनाई जो मैं आपको ज़राअत इंस्पेक्टर अहमद अली की दूसरी बीवी की ज़बानी सुन चुका था। उसकी पहली बीवी ने, जो सलीम की असल माँ थी, सलीम से कहा, मैं शादी को रूहानी रिश्ता और खाविंद को मुक़द्दस इंसान समझा करती थी, मगर तुम्हारे बाप ने मुझ पर साबित कर दिया कि बीवी खाविंद की लौंडी होती है और खाविंद जो जी में आए करे, उसे बीवी रोक नहीं सकती। मैंने अपने घर में ऐसा ईमान और किरदार देखा था। मैंने तुम्हारे नाना को बताया। उन्होंने तुम्हारे बाप से कहा कि वो किरदार के लिहाज से हमारी सतह पर आ जाए, नहीं तो हमारी बेटी को आज़ाद कर दे। सलीम ने उसे कहा, अम्मी जान, मेरे किरदार पर आपके खून का और आपकी रूह का असर है। मुख्तसर ये कि सलीम को अपनी माँ मिल गई और जोहरा उसकी बहन के रूप में सामने आई। सलीम ने जोहरा और उसकी माँ की आंखों में जादू का जो असर और जो तकद्दुस देखा था, वो खून का असर था और वो रूहों की कशिश थी। सलीम ने माँ को बताया कि उसका बाप कितना बदकार है और उसकी बीवी, जो सलीम की माँ बनी हुई थी, खोखले किरदार की औरत है। सलीम ने माँ से कहा कि वो अपने बाप से अलग नहीं हो सकता और कभी कभी उसे मिलने आ जाया करेगा। माँ ने उसे दीवानावार प्यार से रुखसत किया। सलीम को यहीं अपने बाप और इसकी दूसरी बीवी से खिंसी आने लगी। फिर उसे जमींदार की बीवी के साथ उसके बाप के ताल्लुकात का पता चला। बाप के साथ उसकी जिस तरह चपकलिश चली, वो मैं आपको बता चुका हूँ। उसने शहर में जाकर माँ को बताया और इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो उसके पास आना चाहता है। इस दौरान जोहरा के बाप के साथ सलीम का तारुफ हो गया था। बाप ने सलीम को कबूल कर लिया और उसे ये इजाज़त भी दे दी कि वो जब चाहे उनके पास आ जाए। चुनाचे वो बाप से लड़कर रात को घर से गायब हो गया और माँ के पास शहर चला गया।
माँ ने उसे सीने से लगाया और उसकी तालीम जारी रखी। उसने कहा कि वो अपने बाप के पास नहीं रहना चाहता। उसकी माँ को अंदर बुलाया। वो वाकई खूबसूरत और बावकार औरत थी। उसने वही कहानी सुनाई जो मैं आपको सुना चुका हूँ। सलीम की पहली मुलाकात के मुतालिक उसने कहा, जब ये लड़का मेरे सामने आया तो मुझे धचका सा लगा और ऐसे महसूस हुआ जैसे इस लड़के को मैं जानती हूँ। इसकी खूबसूरती में मुझे कुछ और भी नजर आया जिसे मैं समझ ना सकी। अगर इसकी जगह कोई और होता तो मालूम नहीं मैं उसके साथ क्या सलूक करती, मगर सलीम को देखकर मेरा गुस्सा पिघल गया। उसने बताया कि कोई तसव्वुर में नहीं ला सकता कि मेरा खामिद कितना अच्छा आदमी है और मुझे किस तरह चाहता है। मैंने उन्हें बताया कि सलीम और ज़ोहरा ने मेरी कोख से जन्म लिया है और मैंने इन्हें यह भी कहा कि अगर मुझे खुश देखना चाहते हैं तो मैं अपने बेटे को अपने साथ रखूंगी, और वो मान गए। मैंने कागज़ों का पेट भरने के लिए सलीम, उसकी माँ और उसके बाप से मुख्तसर बयान लिए और सलीम के बाप अहमद अली से कहा कि अब ये पुलिस का केस नहीं रहा, लड़का वापस आ गया है। ये लड़की नहीं और ना ही नाबालिग बच्चा है। ये जिसके पास रहना चाहता है, मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर वो बेटा वापस लेना चाहता है तो सिविल कोर्ट में चला जाए। सलीम अपनी माँ और उसके खामिद के साथ चला गया। गुमशुदा सलीम मिल गया और बाप के साथ जाने की बजाय अपनी माँ के साथ चला गया। मेरी तफ्तीश खत्म हो गई, लेकिन मुझे इससे इत्मीनान ना हुआ। मुझे पूरी तवक्को थी कि सलीम की तलाश के दौरान जो इंकशाफात हुए हैं वो एक और वारदात का बाइस बनेंगे। मैं आपको बता चुका हूँ कि ज़राअत इंस्पेक्टर अहमद अली अच्छे किरदार का आदमी नहीं था। उसने कस्बे के एक मुसलमान जमींदार की बीवी के साथ दरपरदा दोस्ताना गांठ रखा था। इसका इल्म जमींदार के भाई और उसके भाई की बीवी को हो गया था। भाई की बीवी ने अहमद अली की बीवी को धमकी दी थी कि वो अपने खामिद को जंजीर डालकर रखे, वरना उसे बड़ा भयानक नतीजा भुगतना पड़ेगा। इसके अलावा जमींदार के छोटे भाई ने सलीम की गुमशुदगी की तफ्तीश के दौरान मुझे कहा था कि वो अपने भाई की इस बेवफा बीवी को और ज़राअत इंस्पेक्टर अहमद अली को कत्ल कर देगा। ये ऊंची जात का जमींदार घराना था। आज भी ये लोग ज़मीन, जायदाद और रुपए पैसे और ऊंची जातों के जोर पर अपने आप को गैरतमंद कहते हैं और कमतर जातों के इंसानों को अपनी रियाया समझते हैं। उन्होंने अपनी चारपाई के नीचे कभी लाठी फेर कर नहीं देखा। इनमें अक्सरियत ऐसी है जो अपने नौकरों, चाकरों और मज़ारों से जुर्म कराते हैं और इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि रुपए पैसे से कानून का मुंह फेर देंगे। इसमें इन्हें अक्सर कामयाबी हासिल हो जाती है, मगर अंग्रेज़ों के दौर में हालात कुछ और थे। रुपया पैसा तो उस वक्त भी थानों में पहुंच जाता और मुस्मेरज़म के करतब दिखा देता, लेकिन सिर्फ उन केसों में रुपया पैसा काम करता था जिनमें मुतल्लिका थानेदारों वगैरह को मुजरिमों को बचाने का महफूज रास्ता मिल जाता था। अंग्रेज़ अफसर बदरूहों की तरह हम पर सवार रहते और दयानतदार थानेदार की कद्र करते थे। जमींदार और जागीरदार लोग अपनी गैरत की खातिर कत्ल से कम सोचते ही नहीं थे। मैं सलीम की तलाश से फारिग होकर इंतजार करने लगा कि ये जमींदार खानदान मुझे कब एक इंतकामी वारदात में उलझाता है। मुझे इन लोगों के नाम याद नहीं रहे, याद होते तो भी असल नाम न लिखता, कहानी सुनाने के लिए इनके कोई और नाम रख देता। 10 ही रोज गुजरे होंगे कि बड़े जमींदार सादिक हुसैन, जिसकी बीवी का खुफिया दोस्ताना ज़राअत इंस्पेक्टर अहमद अली के साथ था, इसका छोटा भाई गफूर थाने में आया और मुझे बताया कि उसका भाई सादिक हुसैन आज सुबह 4 बजे बीमार रहकर मर गया है और उसे गफूर को शक है कि उसके भाई को उसकी बीवी नादरा ने जहर दिया है। गफूर ने कहा कि मैं रिपोर्ट दर्ज करूं और लाश कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम कराऊं। ये सही है कि पुलिस का काम यही है कि जुर्म की रोकथाम के लिए मुजरिमों को पकड़े और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा दिलाए, लेकिन पुलिस पब्लिक के इशारों पर कार्रवाइयां करने लगे तो अक्सर शरीफ शहरी हवालातों में ही बंद रहें। पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करने से पहले यकीन करना पड़ता है कि रिपोर्ट बिल्कुल दुरुस्त है और ये मुखालिफ फरीक को महज परेशान करने के लिए दर्ज नहीं कराई गई। गफूर की रिपोर्ट को मैंने इस बिना पर काबिल यकीन समझ लिया कि मैं पस मंज़र से वाकिफ था। मैं ये पस मंज़र मुकम्मल तौर पर बयान कर चुका हूँ, मुख्तसरन फिर बताकर याद दिला देता हूँ। गफूर का बड़ा भाई चौधरी सादिक हुसैन अपनी बीवी की निस्बत खासी ज़्यादा उम्र का था। उम्र के अलावा वो चर्स का नशई हो गया था। चर्स ने उसका जिस्म खोखला कर दिया था। उसकी बीवी खूबसूरत और जवान थी और उसका चाल चलन काबिले एतराज़ था। सलीम की गुमशुदगी की तफ्तीश के दौरान इंकशाफ हुआ था कि इस औरत नादरा ने ज़राअत इंस्पेक्टर अहमद अली के साथ दोस्ताना गांठ रखा है।
जिसका इल्म उसके देवर चौधरी गफूर और उसकी बीवी को भी हो गया था। इस पस मंज़र में मैंने गफूर की रिपोर्ट पर गौर किया तो मुझे ख्याल आया कि कत्ल चौधरानी नादरा को या अहमद अली को या दोनों को होना चाहिए था, मगर सादिक हुसैन को जहर दे दिया गया। इससे साफ जाहिर होता था कि नादरा पहले वार कर गई और उसने अपने देवर के हाथों कत्ल होने से पहले अपनी उम्र और चर्स खाए हुए खामिद को जहर दे दिया। इस वारदात में ज़राअत इंस्पेक्टर अहमद अली की आनत लाजमी थी। फिर भी मैंने अपनी तसल्ली के लिए गफूर से बहुत कुछ पूछा। चौधरी, मैंने कहा, तुम यकीन के साथ तो नहीं कह सकते कि चौधरी सादिक को जहर दिया गया है। तुम कहते हो कि 4 रोज बीमार रहकर मरा है। तुमने जहर की कोई निशानी देखी है? मैंने कोई निशानी नहीं देखी, गफूर ने जवाब दिया, लेकिन उसकी बीमारी बड़ी अजीब थी। पहले उसने कहा कि पेट में जलन है और सर में दर्द है। हकीम ने दवाई देकर बताया कि मैदे में गड़बड़ है, खाना हजम नहीं हुआ। उसकी दवाई से तकलीफ बढ़ गई तो सिविल सर्जन सरकारी अस्पताल के डॉक्टर को दिखाया। उसने भी यही मैदे में नुक्स बताकर दवाई दे दी, मगर तकलीफ बढ़ती गई और डॉक्टर तसल्लियां देता रहा। 4 रोज में वो लाश बन गया और आज सुबह मर गया। उसकी बीमारी के दौरान उसकी बीवी नादरा का रवैया उसके साथ कैसा रहा? मैंने पूछा। क्या वो परेशान रही? उसकी तीमारदारी करती रही? उसके रवैये से तो मुझे ज़्यादा शक हुआ है, गफूर ने जवाब दिया। उसे हमने परेशान नहीं देखा। मेरा भाई पानी बहुत पीता था, थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी मांगता था। आप यकीन करें कि वो जब पानी मांगता था तो नादरा बड़े आराम से उठती थी और यूं पानी लाती थी जैसे उससे कोई जल्दी नहीं। मुझे अपने भाई से बहुत नाराज़गी थी, लेकिन वो मेरा भाई था। उसकी जब तकलीफ बढ़ गई तो मैं या मेरी बीवी फौरन पानी ले आते थे और मैं खुद उसे पानी पिलाता था। उसकी बीवी इतनी देर में बमुश्किल उठती थी। मेरे जहन में चूंकि एक पस मंज़र मौजूद था, इसलिए मैंने केस रजिस्टर करके इब्तिदाई रिपोर्ट FIR तैयार कर ली और दीगर कागजी कार्रवाई मुकम्मल करके मैं चौधरी सादिक हुसैन के घर जा धमका। ये खुशहाल जमींदारों की बिरादरी थी। सब वहाँ जमा हो चुके थे। औरतें बैन कर रही थीं। आप तसव्वुर में ला सकते हैं कि मैंने जब लाश अपनी तहवील में ली तो वहाँ कैसी क़यामत बर्पा हुई होगी। वो तो हंगामा था। तमाम मर्दों ने मुझे घेरे में ले लिया। उनकी बातें और उनके तेवर बताते थे कि मुझे और मेरे कांस्टेबलों को उठाकर बाहर फेंक देंगे। सिर्फ गफूर मेरे हक में था और खामोश खड़ा था। 2-3 आदमी उसे बुरा भला कहने लगे। उसने शायद किसी को भी नहीं बताया था कि वो थाने जा रहा है। उसे इस शक में बुरा भला किया जाने लगा कि पुलिस को वो लाया है। मेरे भाई को जहर दिया गया है, वो फटकर बोला, और मैं जानता हूँ कि जहर किसने दिया है और क्यों दिया है। वहाँ गाली गलौज और शायद लड़ाई भी हो जाती, लेकिन मैंने सबको धमकाकर चुप करा दिया और लाश के चेहरे को गौर से देखा। मुझे जहर खाने के आसार नजर न आए। अगर तेज जहर दिया जाए तो मरने के फौरन बाद लाश का रंग नीला होने लगता है और मुंह से झाग फूट आती है। लाश जल्दी खराब हो जाती है। बाद जहर आहिस्ता आहिस्ता असर करते हैं। जहर खाने वाला चंद दिनों बाद मरता है। ऐसे जहर के असरात किसी बीमारी की अलामत लगते हैं। मुझे शक ये हुआ कि इसे अगर जहर ही दिया गया है तो वो बीमारी की अलामत पैदा करने वाला जहर होगा। मैंने लाश पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दी और नादरा को अपने साथ थाने ले जाने लगा। पूरी बिरादरी मेरे रास्ते में आ गई। सब मिन्नत समाजत कर रहे थे। नादरा के 2 भाई मुझे अलग ले गए और मुंह मांगी रिश्वत पेश की। मैंने उन्हें तसल्ली दी कि पोस्टमार्टम साफ निकला तो नादरा को फौरन वापस भेज दिया जाएगा। चौधरानी नादरा ने अपने सीने पर हाथ मारने शुरू कर दिए। वो मेरे साथ चल नहीं रही थी। मैंने उसके भाइयों से कहा कि अगर ये मेरे साथ चलने से इसी तरह इनकार करती रही तो मैं पुलिस वाला तरीका इख्तियार करूंगा और जो आदमी मुझे रोकने की कोशिश करेगा उसे गिरफ्तार कर लूंगा। इन लोगों की बेइज्जती तो इससे हो ही रही थी कि तमाशाइयों का हिजूम इकट्ठा हो गया था, जिनमें हिंदू और सिख भी थे। मेरे इशारे पर कांस्टेबलों ने सबको धक्के देने शुरू कर दिए। उस दौर में हर पुलिस कांस्टेबल के पास एक डंडा होता था जिसे बैटन कहते थे। मैंने हिजूम पर लाठीचार्ज करवाया और नादरा को अपने साथ ले गया। थाने में उसे अपने सामने बिठाया और उसे कहा कि अब वो रोना चीखना बंद कर दे और अपने आप को शक से बचाने की कोशिश करे। मैंने उसे यह भी कहा कि अगर वो सच बोलेगी तो मैं उसे बचा लूंगा। मैंने उसे गौर से देखा। खूबसूरत औरत थी। पहले उसकी कहानियां सुनी थी, अब मैं उसे अपने सामने बैठा देख रहा था। मैं उसके खामिद चौधरी सादिक को अच्छी तरह जानता पहचानता था। इस कबील के जमींदार थानेदार को सलाम करने के लिए दूसरे चौथे रोज थाने हाजिरी देने को
अपना फर्ज समझते थे। अगर थानेदार फारिग मिल जाते तो अपने मुखालफिन की ग़ीबत भी करते थे। चौधरी सादिक भी कभी कभार आ जाता था। अब मैंने उसकी बीवी को देखा तो मुझे अफसोस हुआ। इतनी जवान औरत की शादी चौधरी सादिक से नहीं होना चाहिए थी। लोगों को लेक्चर और वाज दिए जा सकते हैं, लेकिन जब सादिक और नादरा जैसे जोड़ मिलाए जाते हैं तो वाज सुनाने वाले चुप रहते हैं और वो खुद निकाह पढ़ाते और अपनी फीस और नए कपड़े खड़े कर लेते हैं। मैंने जब नादरा से कहा कि वो अपने जुर्म का इकबाल करे तो उसने हैरत ज़दा होकर मुझे देखा और मुझसे पूछा कि उसने क्या जुर्म किया है। मुझे पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार करना चाहिए था, लेकिन मैंने वक्त बचाने की खातिर तफ्तीश शुरू कर दी। उसे साफ बता दिया कि उसका खामिन जहर से मरा है और उसके देवर चौधरी गफूर ने उस पर शक का इजहार किया है। ये सुनकर उसकी जो हालत हुई वो मैं अल्फाज में अच्छी तरह बयान नहीं कर सकता। उसने ऐसे बोलना शुरू कर दिया जैसे उसका दिमाग उसका साथ छोड़ गया हो। वो गफूर को गालियां देते देते कहने लगी कि उसके खामिद को जहर नहीं दिया गया और कोई ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे साथ बड़ी नेकी कर रहा हूँ। मैंने कहा, अभी वक्त है, मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, वरना उम्र कैद मिलेगी और सारी उम्र पछताती रहोगी। वो रोने लगी, कस्में खाने लगी और उसने कहा कि मैं उसके सर पर कुरान रख दूँ। मैं अपने इतने अच्छे खामिद को जहर क्यों देती? उसने कहा, ज़राअत इंस्पेक्टर अहमद अली की खातिर। मैंने कहा, क्या ये झूठ है कि तुम उसे चोरी चोरी मिलती हो और गर्मियों की दोपहर उसके गोदाम में जाती हो? क्या ये झूठ है कि अहमद अली के बेटे सलीम ने तुम्हें एक रोज़ रास्ते में रोक लिया था? मैंने आगे झुककर राजदाराना लहजे में कहा, चौधरानी, मेरी बात समझने की कोशिश करो, मुझे धोखा नहीं दे सकोगी, मैं सब कुछ जानता हूँ। उसने सर झुका लिया। मैं उसके पीछे पड़ा रहा और वो मान गई कि अहमद अली के साथ उसकी दोस्ती है, लेकिन मैंने खामिद को जहर नहीं दिया। वो तो 4 दिन बीमार रहे हैं। मुझे तो ज़रा सा भी शक नहीं हुआ कि उन्हें किसी ने जहर दिया है। कस्बे के सिविल अस्पताल में मामूली नौयत का पोस्टमार्टम होता था। जहर खाने की वारदातों में दिल्ली से रिपोर्ट ली जाती थी। दोपहर के बाद मुझे रिपोर्ट मिली। चूंकि चौधरी सादिक इस डॉक्टर के ज़ेरे इलाज भी था, इसलिए मैंने उसे थाने बुला लिया। उसने बताया कि मैदे की दीवारों और जिगर के रंग से पता चलता है कि मरने वाले को ऐसा जहर दिया गया है जिसका असर फौरी नहीं होता। वो मैदे के टुकड़े, जिगर का एक टुकड़ा और तिल्ली निकालकर दिल्ली माहिरीन के मुआयने और राय के लिए भिजवा रहा था। बहरहाल उसने मुझे यकीन दिलाया कि ये जहर खाने की वारदात है। मैंने तफ्तीश तेज कर दी। डॉक्टर से पूछा कि चौधरी सादिक उसके ज़ेरे इलाज रहा है, क्या उसे शक नहीं हुआ कि उसे जहर दिया गया है? नहीं, डॉक्टर ने जवाब दिया, मैं इसे मैदे का फतूर समझता रहा हूँ। बाज़ औक़ात कोई ग़िज़ा बिगड़े हुए मैदे में जाकर जहरीली हो जाती है, इसे फूड पॉइज़निंग कहते हैं। इस मर्ज़ में क्या होती है, लेकिन चौधरी को उबकाइयाँ आती रही हैं। मेरे पूछने पर उसने बताया, ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो खा ली जाएं तो मैदे और अतड़ियों की सोजिश की अलामात पैदा करती हैं। डॉक्टर से मुझे अपने काम की कोई बात मालूम ना हुई, अलबत्ता उससे मैंने कुछ रहनुमाई हासिल कर ली। हकीम को भी मैंने बुला रखा था। वो अधेड़ उम्र आदमी था। डॉक्टर को फारिग करके हकीम को अंदर बुलाया और उससे पूछा कि उसे शक हुआ था या नहीं कि चौधरी सादिक को जहर दिया गया है। बिल्कुल नहीं, हकीम ने जवाब दिया। मैं सुनकर हैरान रह गया कि आपने शक का इजहार किया है जहर के बारे में। मैंने हिकमत में अपनी उम्र लगा दी है। चौधरी सादिक मरहूम के मैदे में अचानक तेजाबियत बढ़ गई थी। चूंकि वो चर्स बहुत पीते थे, इसलिए किसी दवा ने तेजाबियत पर असर न किया। चर्स बड़ी नामुराद चीज़ है मलिक साहब, मैंने इन्हें कई बार इस नशे से रोका था।